तो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ कठोपनिषद की कहानी। कठोपनिषद की का जो प्रारंभ है वो एक यज्ञ से हो रहा है। यज्ञ कर रहा है एक राजा, काफी बड़ा सम्राट है, काफी प्रसिद्धि है उसकी, दानी है काफी बड़ा, ऐसा लोग जानते हैं। और वो यज्ञ के उपरांत जो काफी दान कर रहा है ऋषियों को। और एक समय था जब गायों को दान करना काफी बड़ा दान माना जाता था, है ना। गौधन एक बड़ा धन था। तो वो गायों का दान कर रहा है, 1000 गाय दान करने हैं उसको। उसका एक बेटा है 12 साल का, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, जैसे कि बच्चे घर में देखते ही हैं कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो। बट वो ऑब्जर्व क्या कर रहा है कि पिता दान वान तो कर रहा है, उससे उसकी प्रसिद्धि भी बहुत हो रही है, लेकिन वो देख रहा है कि जो गाय हैं वो सारी की सारी वृद्ध गाय हैं, बूढ़ी गाय हैं, ऐसी गाय हैं जिनका अंतिम दूध निकाला जा चुका है। ऐसी बात से प्रारंभ होती है कहानी ये। अंतिम दूध निकाला जा चुका है मतलब अब वो दूध देने या बछड़ा देने या इस तरह के प्रोसेस से वो बाहर है, वो केवल एक तरह से लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। अगर हम इकोनॉमी की भाषा में बात करें तो छाट छाट के वो ऐसी चीजों को ही दान कर रहा है जो अब उसके लिए किसी काम का नहीं है, और केवल वो एक एक झूठ मूठ का यश पाने का तरीका है। हम अक्सर देखते ही हैं, हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं कि दान भी हो जाए। और दान क्योंकि कुछ ऐसा तो है नहीं, वो तो एक सोशल स्टेटस और बाकी के लिए आमतौर पे होता है। मैंने आपको किसी संदर्भ में कहा भी था, देखो भिखारी कितने होशियार होते हैं, जहां पर 4 लोग बैठे हों वहां जाके वहां जाके पैसे मांगते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अकेला बैठा हुआ आदमी भगा देगा। बट उसको थोड़ी सी समाज में दान से एक सम्मान मिलता है, उसका उसको ख्याल है, वो एक तरह से अर्न करता है इस सम्मान को दान करके, है ना। तो वही है। तो वो अंतिम और ये बार बार उसको बार बार कहता है ये नचिकेता अपने पिता को कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, और दान ऐसी चीजों को कर रहे हैं जो फजूल हो चुकी हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। अब वो देख तो समझ तो रहा ही है वो, बट उसका पिता जो है उसको बार बार झिड़क देता है, चुप रहने के लिए कहता है कि अरे ये तो सारी पोल खोले पड़ा है। और उसको वो चुप रहने के लिए कहता है, बट वो बच्चा है, उसको संतोषजनक जवाब मिल नहीं रहा, तो वो बार बार पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, तो वो इरिटेट हो रहा है फादर। फिर वो पूछ रहा है और वो कहता है कि ये चीज किसको देंगे, फलाना चीज जो रखी है। तो वो कहता है मैं फलाना ऋषि को दूंगा। वो ऐसे इरिटेट कर रहा है उसको। इरिटेट होते होते उसने पूछा नचिकेता ने कि पिताजी आप मुझे किसे देंगे। अब क्योंकि पिता बहुत देर से इरिटेट है, राजा जो है वो गुस्से में आके कहता है मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। तो वो सहर्ष मान जाता है कि अच्छा गुड, आपने मुझे दान कर दिया है, तो ठीक है मैं मृत्यु के पास जाता हूँ, क्योंकि दान की हुई वस्तु तो फिर रखी नहीं जा सकती, जान जिसकी है उसको मिल जाना चाहिए। तो कहानी है कि वो मृत्यु के पास, जो मृत्यु का देवता है हिंदू मिथक में, वो यमराज हैं, यम। तो यम के द्वार पे, जो यहाँ पे यमलोक है, वहां पहुंच जाता है। कहानी ये होती है आमतौर पर हिंदुओं में, हम लोगों में, कि यम जो है वो मृत्यु जब होती है सबकी, तो वो यम के पास जाते हैं, और यम उनका और भी लोग उनके डिपार्टमेंट में हैं, है ना। वो सब लोग मिलके उस व्यक्ति का कर्मों का और बाकी चीजों का लेखा जोखा बनाते हैं, और उसके हिसाब से उनको स्वर्ग या नरक में डाल दिया जाता है। तो यमलोक जाना होता है पहले, और उसके बाद फिर अ, मूल्यांकन होगा, और उसके हिसाब से फिर रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो द्वार पे खड़ा है, द्वार पे खड़ा है और द्वार खटखटा रहा होता है यमलोक का। यमलोक का द्वार खटखटा रहा है, तो यम ने देखा कि कौन है, तो देखा कि एक बच्चा है ये। तो यम ने कहा कि भाई द्वार तो नहीं खोल सकते, मृत्युलोक में जाओ, मतलब मृत्युलोक मतलब पृथ्वी पर जाओ, यमलोक नहीं आ सकते आप। तो कहता नहीं, मुझे तो मेरे पिता ने मृत्यु को दान कर दिया है, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। वो समझाते हैं कि अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ, समय होने पे ही बुलाया जा सकता है, अभी तुम्हारा समय नहीं है मृत्यु का।
तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता। पर वो जिद पर है, मानने को तैयार नहीं है। तो बच्चे को देखते हुए एक वात्सल्य भाव से यम ने कहा कि ठीक है, सोचा कि कुछ प्रलोभन देंगे, कुछ उसको प्रलोभित करेंगे तो ये मान जाएगा। तो कहते ठीक है, मैं तुम्हें कुछ तो मांग लो जो तुम चाहो, और उसको लेके तुम जा सकते हो। तो वो कहता है, वो मान जाता है कि ठीक है, तो क्या लोगे। तो वो कहता है कि पहली बात तो मुझे मृत्यु ही चाहिए। तो वो कहते हैं मृत्यु तो नहीं मिलेगा, उसकी जगह तुम एक काम करो, और तुम जो बच्चे को फुसलाया जा सकता है वो सब कुछ देने का प्रयास करते हैं, बट वो मानने को तैयार नहीं है। फिर वो बड़ी बड़ी बातें देने को कहते हैं कि तुम राज्य ले लो, साम्राज्य ले लो, पूरी पृथ्वी का राज्य ले लो, और ये कर लो वो कर लो। वो बिल्कुल रिजिड है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर बात तय होती है लास्ट में कहानी में कि ठीक है, ये सब नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। तो कहता है कि मृत्यु के देवता से अधिक जीवन के बारे में कोई और सीख नहीं दे सकता, क्योंकि मृत्यु तो अंतिम सत्य है। आपसे ज्यादा जीवन के बारे में कोई नहीं जान सकता। लोग जीते हैं, मरते हैं, हजारों हजार, लाखों लाख, युगों युगों से ऐसा होता आया है, और आप सबको देखते आए हैं। तो जीवन क्या है, इसकी समझ आपसे बेहतर किसी की नहीं हो सकती। तो आपको बताना है, वो बताते हैं। उसी दौरान, कहानी लंबी चौड़ी है, उसी दौरान वो एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं, वो एक एलेगरी का इस्तेमाल करते हैं, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था। उसी तरह एक दूसरे रूपक का इस्तेमाल करते हैं। तो यही है कठ उपनिषद की, मैंने संक्षेप में कहानी बताई किसके किसके बीच में है। और ये भी पूरी डायलॉग में है, ये भी पूरी वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया कि डायलेक्टिक मेथड में है, डायलॉग में है। कोई एक बात उठाते हैं, ए मान लो कोई भी यम उठाते हैं, तो उसका जवाब नचिकेता काउंटर क्वेश्चन करते हैं, फिर आंसर आता है, काउंटर क्वेश्चन करते हैं, और ऐसा होता जाता है। और इस तरह से ये पूरी पूरी की पूरी कहानी है। आप चाहेंगे तो मेरे पास इसका एक पीडीएफ है। अ, ये जो भगवत गीता वाला प्रेस है, गीता प्रेस वालों का पीडीएफ मैं आपको भेज सकता हूँ। आप चाहेंगे तो, हिंदी संस्कृत में है, संस्कृत तो मुझे भी उतनी नहीं आती, बट वो हिंदी में संस्कृत दोनों में है तो समझ में आ जाता है। तो ये है क्या, कठोपनिषद का, कठोपनिषद का द एलेगोरी ऑफ चैरियट, रथ रूपक। देखो रथ क्या है, तो हम इसको दो तरह से देख सकते हैं। इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, और इस कहानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं। पूरी कहानी लिखने का तो मौका आएगा नहीं, ना लिखने की जरूरत होगी। एक पासिंग रेफरेंस बहुत जरूरी होता है जब आप कुछ लिखते हैं ना, और कोई ऐसी बात भी मेंशन कर देते हैं केवल एक पासिंग रेफरेंस के तौर पर, तो बात थोड़ी सी ज्यादा वजन आ जाती है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें कर सकते हैं, एक तो रथ है, एक तो रथ है, और एक दूसरा जो है वो मनुष्य है। रथ है, रथ है तो जैसा आप फोटो में देख रहे होंगे, इसमें दो घोड़े हैं। एक है काला घोड़ा, काला घोड़ा, और एक है सफेद घोड़ा। रथ है, काला घोड़ा है, सफेद घोड़ा है, और इनको संचालित करने वाला सारथी है, ड्राइवर है। ठीक है, ये जो काला घोड़ा है, ये प्रतीक है इंद्रियों का, हमारे सेंसुअल ऑर्गन्स का, सेंस ऑर्गन्स का। ठीक है, तो ये प्रतीक है हमारे इंद्रियों का, इंद्रियों का प्रतीक है। ठीक है, और इंद्रियों का प्रतीक है, तो इंद्रियां क्या करती हैं, इंद्रियां हमेशा किस तरफ ले जाती हैं हमें, सेंस ऑर्गन्स किस तरफ ले जाते हैं, कि हमारे, हाँ हमारी इच्छाओं, हाँ इच्छाओं की तरफ ले जाएंगे,
और बॉडीली डिजायर्स की तरफ, शारीरिक सुखों की तरफ ले जाएंगे कि हमारे जो शारीरिक सुख हैं वो ज्यादा से ज्यादा फुलफिल हों, है ना। और अगर शारीरिक सुख की तरफ ले जा रहे हैं ये बॉडीली प्लेजर्स की तरफ ले जा रहे हैं, तो बॉडीली प्लेजर्स की तरफ ले जा रहे हैं तो इससे क्या निकल के आएगा, हेडोनिज्म, है ना, या सुखवाद या उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। यस और नो? क्योंकि यस सर। हमारी हमारी इच्छाएं जो हैं वो हमारी इंद्रियों से आती हैं, हमारी सेंस ऑर्गन से आते हैं, और सेंस ऑर्गन्स का क्या है, सुख पाना। और सुख भी कौन सा वाला, शारीरिक। ठीक है, शारीरिक सुख जितना ज्यादा मिलेगा, वो शारीरिक सुख आमतौर पे ये समझ रहती है कि उपभोग से मिलता है, कंज्यूम करने से मिलता है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा शारीरिक सुख मिलेगा, ये समझ है। तो काला घोड़ा जो है, आप चाहे तो लिख लें, सब अपने अपने हिसाब से लिखते चलें। काला घोड़ा जो है वो अंधकार का प्रतीक है, सिंबल ऑफ डार्कनेस है। क्यों डार्कनेस है, क्योंकि डार्कनेस जो है वो अनंत होता है, वो इन्फिनिटी होती है। जैसे हमारी इच्छाएं, जैसे हमारी इच्छाएं अनंत हैं, वैसा ही डार्कनेस, अंधकार अनंत है। तो एक काला घोड़ा अगर को हम प्रश्रय देते हैं, उसको हम जगह देते हैं, उसको हम ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो हमारी इच्छाओं की तरफ ले जाता है। और इच्छाएं कैसी होती हैं, अनंत, इन्फिनिटी। और ऐसा अगर कोई जीवन जी रहा है तो हमारी भारतीय परंपरा में या उपनिषदीय परंपराओं में इसको कहते हैं, इस तरह के जीवन को कहते हैं, लिख लो, प्रेयस, प्रेयस जीवन, प्रेयस जीवन। प्रेयस मतलब प्रिय, प्रिय होता है ये। दूसरी तरफ जो सफेद घोड़ा है वो आत्मा का प्रतीक है। जैसा प्लेटो में विवेक कह सकते हैं, प्लेटो में आत्मा की जगह विवेक कह सकते हैं। मैं मिटा दूं क्या, थोड़ी मैं बड़ा लिख रहा हूँ, जगह कम है। ठीक है, जल्दी से माइक ऑन करके बताते चलो, बोलते रहा करो। यस सर। हम्म। यस सर। तो ये जो काले घोड़े के हिसाब से अगर कोई जी रहा है, काला घोड़ा किस चीज का प्रतीक है, डार्कनेस का, अंधकार का। अंधकार का क्यों, क्योंकि इच्छाओं का प्रतीक है। इच्छाएं एक अंधे कुएं की तरह बताई गई हैं, जो आप भरते जाइए तो कभी फुलफिल नहीं होंगी वो। और इस तरह के जीवन को बोला गया कि ये जीवन प्रेयस है, प्रेयस जीवन है ये। ऐसा प्रिय तो होता है, प्रिय इसलिए तो हम कर ही रहे हैं। दूसरा, अगर हम सफेद घोड़ा जो था वो सोल का या आत्मा का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। अगर प्लेटो में बात करें तो ये सफेद किसका प्रतीक होगा, विजडम का। इसके हिसाब से चलें, विजडम के हिसाब से चलें, तो हम सुखों की जगह कहाँ पहुंचेंगे, निष्काम भाव की तरफ। याद है निष्काम भाव पे बात हो चुकी है ना। यस सर। निष्काम भाव, निष्काम भाव की तरफ जाएंगे हम, या हम आध्यात्मिक उत्कर्ष की तरफ जाएंगे। यानी कि हम जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, उसकी तरफ ग्रोथ करेंगे। और इसको बोलेंगे इस तरह के जीवन जिसमें हम आत्मा के प्रतीक या निष्काम भाव की तरफ जाते हैं या आध्यात्मिक उत्कर्ष की तरफ जाते हैं, इसको बोलते हैं श्रेयस जीवन, श्रेयस जीवन। तो दो तरह के जीवन की बात की गई है भारतीय परंपराओं में। एक को बोलते हैं प्रेयस, प्रेयस जीवन, दूसरे को श्रेयस जीवन। तो अगर हम विवेक से, जो प्लेटो का विवेक है या विजडम है, या आत्मा भारत में कही गई, वही कुल मिला के विवेकपूर्ण जीवन है, स्थित प्रज्ञ का जीवन है। अगर हम स्थित प्रज्ञ की तरह जीते हैं तो निष्काम भाव की तरफ जाते हैं, जिससे आध्यात्मिक उत्कर्ष होता है, और ऐसे जीवन को श्रेयस जीवन कहा गया है। अगर हम आज इसको कंपेयर करें बिल्कुल मॉडर्न पे एज में, तो हम पहले पढ़ चुके हैं जेएस मिल। जेएस मिल दो तरह के सुखों की बात करता है ना, जल्दी से बताओ कौन कौन सी। यस सर। सर, रिफाइंड hedonism and utilitarian refined hedonism. नहीं, और बताओ कोई।
सर वो सुख तो दो बता रहा है सर, बॉडीली प्लेजर का सुख बता रहा है और एक वो सोल का जो सुख है वो बता रहा है। तो जेएस मिल भी मिलती जुलती बात कह रहा है, ठीक कह रहे हैं ये। एक वो बता रहा है कि एक सुख जो है वो शारीरिक है और एक मानसिक है, और दोनों में बेटर कौन सा है? सर नैरो हेडोनिज्म और एनलाइटेड। यस, ठीक है। तो एक तो नैरो हेडोनिज्म है और एक जो है रिफाइंड है। ठीक है, रिफाइंड वाला कौन सा है? मेंटल। ठीक है ना, मानसिक सुख। याद आया? तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? सर दोनों मानसिक। में रिफाइंड। मानसिक, रिफाइंड हेडोनिज्म। तो कुछ वैसे ही बात जैसा कि हमारे यहाँ श्रेयस कहा गया है। तो मैं आपको कोई कठोपनिषद मुझे पढ़ाना नहीं है, हालांकि पढ़ाता तो बहुत मजा आता, लेकिन वो हमारे हमसे बहुत लेना देना नहीं है। बट आप इतना भी पासिंग रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे जगह आने पर कि हमारे यहाँ पर कठोपनिषद से भी प्रेयस और श्रेयस जीवन के बारे में बात कही गई है। जो प्लेटो से कंपेयर कर दिया आपने, या मैंने अभी जेएस मिल्स की बात कही, तो क्या होगा कि थोड़ी सी आंसर में वैरायटी आ जाएगी और एक थोड़ी सी वजन आ जाएगा। क्या आप समझ गए? यस सर। जी। जी सर। तो ये था आपका कहानी और उसके परिणाम। तो उम्मीद है कि आप लोग, कहानियां अक्सर याद रह जाती हैं, तो याद रह जाएगा। वापस आते हैं। सर और कंक्लूजन क्या निकला? उसको वापस भेजा उन्होंने, यम ने? हाँ, ये हमने उसको वापस भेजा। लेकिन जिस तरह से एक आम आदमी जीता है, उसने वैसा जीवन नहीं जिया। उसने फिर श्रेयस जीवन जिया, क्योंकि वो सब चीजों को जान चुका था। उसका उसके जीवन का प्रारंभ ही जो है ना, मृत्यु को जान कर हुआ। ठीक है, तो वो एक बिल्कुल अलग ढंग का सम्राट की तरह जिया। जैसा हम बहुत कम संख्या में बताते हैं, जैसे जनक बताते हैं, वैसा ही वो एक उस ढंग से जिया। ठीक है। सर ये वही है नचिकेता जिनका जनक के जो गुरु याज्ञवल्क्य थे उनके साथ एक डायलॉग प्रोसेस भी नहीं है इसे? हिस्टोरिकली तो वो नहीं है, क्योंकि ये बहुत बाद की कहानियां हैं, है जी। ना। हाँ, तो हिस्टोरिकल तो शायद वो नहीं है। खैर, आ जाते हैं इसके बाद किसके ऊपर, किसके पास? एरिस्टोटल। अरस्तु बोल देते हैं इसको, अरस्तु। तो हमने सोक्रेटिस और प्लेटो अभी देखा। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए। फिर जो नेक्स्ट थिंकर, नेक्स्ट फिलोसोफर है, इसी परंपरा का है, बट ये बिल्कुल अलग बात कहेगा। और इसमें से कई क्वेश्चन आप लोग उठा चुके थे, उसका आंसर मैंने वहां पढ़ाते समय उनके रेफरेंस में देना जरूरी था। बट वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल वैलिड थे, जिसका सही जवाब अरिस्टोटल देने की कोशिश करेगा। बट मैं इससे पहले जानना चाह रहा हूँ, सब कुछ क्लियर है ना इसके पहले का? जी। तो अब शुरू करते हैं। अरस्तु या एरिस्टोटल क्या कहता है, इसकी फिलॉसफी क्या है? तो इसकी फिलॉसफी में भी, क्योंकि ये भी तो वही ग्रीक परंपरा से है, ग्रीक जो स्कूल है, सोक्रेटिस वाला, वहां से ही है, तो इसको भी इसी प्रश्न का उत्तर देना होगा। दो प्रश्न का उत्तर हम खोज रहे हैं ना जब भी ग्रीक पढ़ा रहा हूं मैं। कौन कौन सा, बताओ? सर ये वन काइंड। इंडिविजुअल को कैसी लाइफ जीनी है और सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, सोशल यस लाइफ कैसी यस, होनी तो चाहिए। एज ए ह्यूमन, एज ए इंडिविजुअल मैं कैसा बनूं? तो एक तो इंडिविजुअल को लेकर, एज एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन मुझे कैसा होना चाहिए, मैं कैसा मनुष्य बनूं, एक तो ये। तो इसके पास भी वही क्वेश्चन इसका जवाब देगा। और दूसरा, बाकी वही जो सोसाइटी है वगैरह वगैरह, कुल मिला के मॉरलिटी क्या है ना, सोशल, या मॉरलिटी भी क्या, एथिक्स क्या है, हालांकि दोनों अब एक ही बात है, एथिक्स क्या है, इसके प्रश्न का जवाब देना होगा। ये भी बिल्कुल वही बात करेगा जब पूछा जाएगा कि मुझे कैसा मनुष्य बनना चाहिए। तो जैसा इसकी परंपरा में इसके गुरु ने दिया, 20 साल स्टूडेंट रहा है ये प्लेटो का, और अरिस्टोटल भी वही जवाब दे रहा है कि एज ए ह्यूमन, एज ए इंडिविजुअल मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए? जस्ट वर्चुअस। वर्चुअस, सद्गुणी होना चाहिए। मुझे सद्गुणी
जीवन जीना चाहिए एज ए इंडिविजुअल। और ये कैसे आएगी सद्गुणी, वही पुरानी कहानी है, इसमें कहीं कुछ चेंज नहीं है। ये कह रहा है कि जो वर्चुअस लाइफ है वो विजडम या बुद्धि से, रीजन से जीते हैं हमें, तो रीजन से। तो जैसे जैसे हम देखेंगे हमारी बुद्धिमानी, विवेक बढ़ता जाएगा, हम ज्यादा सद्गुणी या वर्चुअस लाइफ जी पाएंगे। बट एक इसमें पार्ट और करता है ये। अभी तक तो सबने कहा वर्चुअस लाइफ जीना चाहिए, और वो वर्चू कहां से आएगा? वो वर्चू आएगी बुद्धि से, वो आएगा वो इंटेलेक्ट से। बट ये कह रहा है कि हमें, जब हम ये कहते हैं कि वर्चुअस लाइफ जिए कोई मनुष्य, तो एक्चुअल में जो हमारे गुरुजी ने गड़बड़ की उसका मैं सुधार कर देता हूं। वो कह रहे थे कि वर्चुअस लाइफ केवल और केवल बुद्धि से आता है, और उसके अंदर किसी भी प्रकार के अनुभव का कोई स्थान नहीं है। अनुभव से तो केवल बुराइयां आती हैं। ठीक है। ये कहता है वर्चुअस लाइफ के दो तरीके होंगे। एक तो ऑफ कोर्स जो गुरुजी कह रहे हैं वो ठीक है, इंटेलेक्चुअल लाइफ अगर हम जिएंगे तो हम वर्चुअस लाइफ जिएंगे। बट इसके अलावा एक चीज और जरूरी है जो गुरुजी मिस कर रहे थे। वो क्या है? मॉरल वर्चू। तो एक तो इंटेलेक्चुअल वर्चू है और एक है मॉरल वर्चू। तो इंटेलेक्चुअल वर्चू, वर्चुअस लाइफ, और मॉरल वर्चुअस, ये दो, इसमें एक ये नई चीज जोड़ता है। और ये आती कैसे है मॉरल वर्चू? ये सब तो हम जान ही चुके हैं, विवेक से आती है, इसमें तो कुछ बताना नहीं है। ठीक है ना? यस सर। मॉरल वर्चू कैसे आती है? तो अब ऐसे समझो, मैं एक टीचर हूं, मैं एक अध्यापक हूं। मुझे अगर सिखाना हो कि क्या सिखाना हो, लेट्स से करेज, साहस सिखाना हो, तो मैं बेहतरीन थ्योरी सिखा सकता हूं। बट एक्चुअल मौका आ जाए तो जरूरी नहीं है कि अचानक मेरे ऊपर कुछ ऐसी आपदा आ गई। मैं इंटेलेक्चुअली तो साहस को बहुत सी तरह समझता हूं और समझा सकता हूं, उस पर थ्योरी लिख सकता हूं, उस पर बुक लिख सकता हूं, और गजब का रिसर्च पेपर में सबमिट कर सकता हूं कि व्हाट इज करेज। बट अगर कभी जरूरत पड़ गई मेरे अपने जीवन में, तो जरूरी नहीं है, या बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो मैं इंटेलेक्चुअली समझ रहा हूं वैसा मैं बिहेव भी करूं। अरिस्टोटल कह रहा है कि सर, प्लेटो ने बहुत अच्छी बात कही, वो सारी बातें ठीक हैं, बुद्धि बुद्धि है, बट अगर हम मॉरल वर्चू की को छोड़ देंगे तो हम निश्चित नहीं हो सकते। तो पता चला कि कोई आफत आई और सबसे पहले मैं ही भागा। पढ़ा रहे थे एथिक्स की क्लास में वर्चू, वर्चू और वर्चू में बता रहे थे। क्लास चल रही है, 150 बच्चे बैठे हुए हैं, और क्लास में चल रहा है व्हाट इज करेज, और करेज पे मैं अच्छी अच्छी वीर रस की कविताएं सुना रहा हूँ। इतने में आग लग गई या भूकंप आ गया, सबसे पहले गुरुजी गायब हो गए, भाग गए। अभी अभी करेज की बात कर रहे थे, और जैसी ये बात कह सकते हैं, शायद इस शैली में कोई और नहीं कह सकता था, बट भागे सबसे पहले। यही बात कह रहा है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कह रहा है कि इंटेलेक्चुअलिटी एक अपना, एक इसका काम है, उसको इग्नोर नहीं कर रहे हम। बट दूसरा जो है वो है मॉरल वर्चू, और ये आता है अभ्यास से, ये आता है एक्सरसाइज से, प्रैक्टिस से। तो बचपन में मेरे सामने कोई ऐसी बात आई जिसमें मुझे साहस दिखाना था, तो मैं थोड़ा साहस दिखाया, थोड़ा डरा, थोड़ा भागा। बट फिर कोई और ऐसा अभ्यास आया, फिर कुछ अभ्यास आया, और इसके साथ ही मैं धीरे धीरे अभ्यास, ये जो साहस है इसको मैं मॉरल वर्चू की तरह ला पाऊंगा। जबकि अब तक मेरा कैसा वर्चू था? ये केवल इंटेलेक्चुअल वर्चू था। क्या आप मेरी बात समझे? यस सर। और समझो,
इसको एक एग्जांपल और आसान एग्जांपल ले लो, हाउ टू स्विम। ये मैं बहुत ही फिजिक्स को मैं अच्छे से जानता हूँ, मैंने अच्छे से फिजिक्स पढ़ी है। मैं जानता हूँ कि अपने वजन के बराबर अगर मैं पानी या कोई व्यक्ति पानी हटा दे तो डूबेगा नहीं। और ये बिल्कुल इंटेलेक्चुअल बात है। अब ये थ्योरी समझ के मैं किसी को पानी में उतार दूं, या वो मेरी इतनी बात जान के पानी में उतर जाए कि अरे बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, कितने आसान तो बात बताइए कि कुछ ऐसा तैरने वरने में कुछ है नहीं, बस करना क्या है, जितना आपका वजन है उतना आप पानी हटा दीजिए, कभी डूबेंगे ही नहीं। और इंटेलेक्चुअली ये गलत भी नहीं है। बट क्या इतना जान के वो नदी में जहाँ अच्छा गहरा पानी है उतरेगा, तो क्या वो इतनी जानकारी से तैर लेगा बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के? बताओ। नो सर। नहीं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं कितना भी अच्छा समझाऊं, आप जरूर लिखें। कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं, रत्ना मुझे अक्सर लिख के पूरा पूरा भेजती हैं। अ, अब जरूरी नहीं है कि हर बार मैं उसको पूरा चेक ही करूंगा, बट वो अपना काम कर रही हैं, फिर नजर भी पड़ी जाती है, देख ही लेता हूँ, तो ठीक कर रही हैं। ऐसे कई लोग भी और लोग भी कर रहे हैं। तो अब आपने एक बात समझी, फिर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तब वो बिल्कुल वैसे ही जाएगा जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है। अभ्यास को लेकर, अभ्यास की एक काफी काफी सम्मान है हमारे यहाँ भी। इंटेलेक्चुअलिटी की तो है ही, उसको तो इनकार किया ही नहीं जा रहा, बट अभ्यास का भी सम्मान है। हम कहते ही हैं, करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात से शिल पर पड़त निशान। हम कहते हैं कि जो जड़मति है, बेवकूफ मतलब बुद्धू है, बेवकूफ है। जड़ का मतलब जिसकी मति जो है बिल्कुल, बुद्धि जो है बिल्कुल पत्थर की तरह है, जड़ है, वो भी सुजान हो जाता है। सुजान समझते हो? सुजान क्या है? बुद्धिमान, जिसमें ज्ञान आ गया। सु मतलब अच्छा, अच्छा ज्ञान आ जाता है। जैसे वैसे ही, जैसे जो पत्थर है, वो रस्सी आती जाती है जब कुएं में डालते हैं तो उस पर भी निशान पड़ जाता है, जबकि वो पत्थर है वो। ये अभ्यास को हमने अपने यहाँ भी देखा है, भारतीय परंपरा में भी देखा है। तो लिख लो, इन एरिस्टोटल वर्चूज आर टू टाइप, या लिख क्या लो, बनाते चलो ऐसे ही, उसमें लैंग्वेज क्या देनी है, डिवाइड कर ही लिया होगा। एक इंटेलेक्चुअल वर्चू है, एक मॉरल वर्चू है, एक बौद्धिक सद्गुण है, एक नैतिक सद्गुण है। नैतिक सद्गुण जो है वो अभ्यास से अर्जित होता है। अर्ज इसको अभ्यास से अर्जित किया जाता है। अर्जित करते हैं तो क्या कहेंगे इसको? ये हम मेरे एटीट्यूड का पार्ट हो जाएगा। ठीक है? हाँ, जब मेरे एटीट्यूड का पार्ट हो जाएगा और मैं जान भी रहा हूं, इंटेलेक्चुअली भी जान रहा हूं, तब मैं ज्यादा वर्चुअस हो पाऊंगा। केवल बुद्धि से जानता हूं हाउ टू स्विम, और मेरा ये इंटेलेक्चुअल वर्चू तो है, पर मॉरल वर्चू नहीं है। पक्का है पानी में उतरूंगा तो डूब जाऊंगा, फिजिक्स एक जगह रखा रह जाएगा, और सब कुछ फिर थोड़ी देर नीचे जाऊंगा, उसके बाद फिर ऊपर ही आ जाऊंगा। ठीक है? क्या है ये? अभ्यास नहीं हुआ, मॉरल वर्चू नहीं हुआ। ठीक है? तो ध्यान से सुनो, जितने भी वर्चू हैं, जैसे टेम्परेंस, करेज, संयम, साहस, ये सब बौद्धिक सद्गुण नहीं है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। प्लेटो क्या कह रहा था इनको? बौद्धिक। ये कह रहा है कि संयम, साहस, ये बौद्धिक सद्गुण नहीं है, इन्हें सीखना पड़ता है। ये व्यवहारिक बुद्धिमत्ता के पार्ट हैं, यानी कि ये व्यवहार में जब हम इसको प्रैक्टिस में लाते हैं तो प्रैक्टिकल इंटेलेक्चुअल के पार्ट है, ना कि थ्योरेटिकल। और ये सब अभ्यास से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। बोलो। ये मेन थीम है, इसकी कोर है, ये मेन डिफरेंस है प्लेटो और एरिस्टोटल का।
कॉमन कॉमन तो कई जगह है ही, वो तो उसी का शिष्य है ही, तो 100% तो अलग नहीं हो सकता। आप जहां से आप सीखते हैं, जहां से समझते हैं, 100% तो नहीं अलग हो सकते। लेकिन ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। तो वो कॉमन कॉमन वाला पार्ट तो ये हो ही गया, इंटेलेक्चुअल वर्चू को इनकार कहाँ कर रहा है ये, बट कह रहा है कि धरा का धरा रह जाएगा अगर ये नैतिक सद्गुण में, मॉरल वर्चू में, या इसको हम अपने एटीट्यूड का पार्ट नहीं बनाएंगे। ये तो मेन चीज जो है अंडरलाइन करने वाली, वो एटीट्यूड का पार्ट बनाए, अभिवृत्ति का पार्ट बनाए। और ऐसे अभिवृत्ति प्रैक्टिस, अभ्यास से ही अर्न की जाती है, अर्जित की जाती है। क्या पॉइंट समझे अरिस्टोटल का? यस सर। तो इसका खंडन किया जा सकता है, बट वो हम लास्ट में देखेंगे, है ना। अभी तो जन्म ही नहीं हुआ है ठीक से। तो भारतीय परंपरा में इसकी बहुत अच्छी इसका खंडन है, बट पहले समझ तो लें। तो वर्चूज को इसने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल वर्चूज। फिर कहता है सद्गुण के कई अर्थ हैं। गुरुजी ने जो बताया वो अपनी जगह ठीक है, बट अधूरा बताया, पूरी बात मैं बताऊंगा। तो ये क्या क्या बताता है? कई बातें बताता है। तो पहले तो डिवाइड कर लिया, इसको मिटा देते हैं। और ये कहता है कि वर्चू मीन्स मैनी थिंग्स। केवल इंटेलेक्चुअल जो एक ही बात बता रहे हैं वो ज्यादा गहरी नहीं है। वो कह रहा है कि वर्चू का मतलब मैं आपको तीन चीजों में डिवाइड कर दे रहा हूँ। वर्चू समझ लो, हाँ, बहुत टेक्निकल, इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, खाली नाम जान लीजिए। इसको मैं आसान कर दूंगा, ऑन्टोलॉजिकल। बट ऑन्टोलॉजिकल क्या है, इसकी जगह इससे मिलता जुलता, नॉट एग्जैक्टली बट हमारा काम चल जाएगा अभी के लिए, हम बात कर चुके हैं मेटाफिजिकल। तो ऑब्लिक मेटा फिजिकल। तो एक तो सद्गुण का, एक तो वर्चू का तरीका क्या है, ऑन्टोलॉजिकल ऑब्लिक मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल तो हम जानते हैं ना, बात पहले हो चुकी है, मेटाफिजिक्स क्या होता है ना। दूसरा है एक्सी, ए एक्स आई ओ एल ओ जी जी आई सी ए एल, एक्सियोलॉजिकल। एक्सियोलॉजिकल हिंदी इसकी बहुत सुंदर है, मूल्यात्मक। ए एक्स आई ओ एल ओ जी आई सी एल, एक्सियोलॉजिकल। तो मेटाफिजिकल या ऑन्टोलॉजिकल जिसको मैं कह रहा हूं, ये किस तरह का सद्गुण है? ध्यान से सुनो। कहाँ लिखे, इसको मिटाना ही पड़ेगा। देखो, मैं आपको मेटाफिजिकल सद्गुण के बारे में बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि देखो, कई तरह से हम सद्गुण को जानते हैं, एक ही तरह का सद्गुण नहीं है। जो गुरुजी बता रहे हैं वैसा नहीं है। ये क्या है? ये जो है ऑन्टोलॉजिकल या मेटाफिजिकल जो मैं कह रहा हूं, ये है गोल्डन मीन की तरह। गोल्डन मीन। गोल्डन मीन क्या है? दो अतियों के जो बीच में, दो अति, देखो, दो अति है, एक्सट्रीम है। एक ये एक्सट्रीम है और ये एक्सट्रीम है। जैसे कहा जाए करेज। करेज क्या है? तो ये कह रहा है कि करेज को हम कैसे जानेंगे? दो अति हैं करेज की। एक अति है रेसनेस, आतुरता, हर चीज में आतुर है। और एक है कावर्डनेस। ये अति कैसी है? कावर्डनेस है, कायरता। और ये क्या है? जैसे रेस होता है ना, इसको आतुर कहते हैं हम, हर चीज में इतना चंचल है कि हर चीज के लिए आतुर है, रेसनेस इसको कहते हैं। तो दो एक्सट्रीम के बीच में जो है गोल्डन मीन, ये है करेज। तो ना तो कायर है और ना ही आतुर है, एक अच्छा संतुलन है इन दोनों का।
ऑफ कोर्स इसमें मेन काम बुद्धि का होगा, बट जो इसका संतुलन है, इस तरह से ऑन्टोलॉजिकल ढंग से हम सद्गुण को जान सकते हैं। गोल्डन मीन, तो एक सद्गुण ये है। क्या बात समझ में आई? यस सर। तो इस तरह से देख सकते हैं, एक सद्गुण का तो ये ऑन्टोलॉजिकल कह रहा है, बट यही केवल सत्य नहीं है। एक तरीका है एक्सियोलॉजिकल। तो नाम दो चार बार लिखेंगे वो याद हो जाएगा, कुछ ऐसा खास नहीं है। ऑन्टोलॉजिकल याद रहे, ऑन्टोलॉजिकल का मतलब एक और होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा डिरेल हो जाएगा। तो बस अभी ये जाने कि ये कहना चाह रहा है ऑन्टोलॉजिकल वाले में, मेटाफिजिकल वाले में, दोनों को एक ही माने। और उसमें कहना चाह रहा है गोल्डन मीन है एक्चुअल में सद्गुण, दो एक्सट्रीम के बीच का, दो एक्सट्रीम है, इस बीच का जो पॉइंट है ये है सद्गुण। ओके, अगर समझ में आ गया तो हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। क्लियर है ना? यस सर। जी। एक्सियोलॉजिकल, एक्सियोलॉजिकल जिसका मैंने कहा कि इसकी हिंदी हो सकती है मूल्यात्मक। इसमें बिल्कुल डिफरेंट बात कह रहा है ये क्या कह रहा है? प्रत्येक सद्गुण, जो एवरी जो वर्चू है, वो किसी अति की एक्सट्रीम में पूर्ण निष्ठा से आती है। मतलब क्या है? एक्सट्रीम ऑफ एनी एक्सीलेंस, एक्सट्रीम ऑफ एनी एक्सीलेंस। सद्गुण क्या है? अपनी दूसरी थ्योरी में क्या कहता है, या इसमें एक्सोलॉजिकल में, कि जैसे प्रेम है, प्रेम एक सद्गुण है, बट ऐसा नहीं कि कुनकुना कुनकुना प्रेम है। हम सही सद्गुण वाला प्रेम उसे कहेंगे जो एक्सीलेंस है प्रेम का, उसके एक्सट्रीम में जा रहा है वो। टीचिंग है, एक तो हो गया बस टीचिंग है, एवरेज टीचिंग है, चल रहा है, सब बढ़िया है। एक है कि जो टीचर का जो आइडिया है, आइडिया ऑफ टीचर, टीचर का जो प्रत्यय है, उसका जो एक्सेलेंस हो सकता है, उसके भी एक्सट्रीम में जाएं। अगर ये एक्सट्रीम में हम जाते हैं तो वैसा गुण सद्गुण कहलाएगा। तो किसी श्रेष्ठता की अति कर दें। कोई विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी का सद्गुण क्या होगा? वो होगा कि जो एक्सीलेंट स्टूडेंट है उसके एक्सट्रीम में चला जाए वो। इस जगह वो मूल्यात्मक, मूल्य क्या है? टीचर के मूल्य हैं, विद्यार्थी के मूल्य हैं, पिता के मूल्य हैं, सैनिक के मूल्य हैं, जो भी मूल्य हैं, वो एक्सियोलॉजिकल में कह रहा है एक्सट्रीम ऑफ एनी एक्सीलेंस। पहले वाले से बिल्कुल अलग है। पहला वाला गोल्डन मीन है। क्यों इतने सारे हैं, एक और बता दें, इसके बाद फिर हम बात करते हैं। मिटा देते हैं, मिटा दें इसको, समझ गए ना? यस सर। तीसरा वाला मैं जोड़ देता हूं सिविल सर्विसेज से, ताकि वो ज्यादा रिलेवेंट हो जाए। तीसरा हम यूं समझ सकते हैं कि सद्गुण वो है जो हमारे जो मॉरल एंड हैं, मॉरल गोल्स हैं, उनको अचीव करने में जो हेल्पफुल गुण हैं, करेक्टर हैं, वो है सद्गुण। जैसे सिविल सर्विसेज में मैं हूं और मेरे अंदर एक हेल्पफुल करेक्टर है, सहायक गुण है इम्पार्शियलिटी का। इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी क्या होती है? तटस्थ हूं, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय
भाषा, लिंग इत्यादि से मैं प्रेजुडिस नहीं हूं, उसकी तरफ झुकाव नहीं है या उसकी तरफ दुराव नहीं है, इम्पार्शियल निष्पक्ष हूं मैं। तो ये जो मेरा करेक्टर है, या यूं कहो कि मैं सेंसिटिव हूं, मेरे अंदर सेंसिटिविटी है, संवेदनशील हूं मैं। और मैं संवेदनशील हूं तो सिविल सर्विसेज के जो गोल हैं उसमें पाने में मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ये सद्गुण होगा। कैसे? तो एज ए सिविल सर्वेंट अगर मैं सेंसिटिव हूं लोगों के तकलीफ से, दुख से, उनकी समस्याओं से, तो जो सिविल सर्विसेज के गोल हैं, वेलफेयर, जिसका नाम ही है सिविल सर्विसेज, सर्विसेज के लिए हम जा रहे हैं, फॉर सर्विस जा रहे हैं, हम कोई जॉब के लिए नहीं जा रहे। तो अगर मेरे अंदर ये गुण है, सेंसिटिव हूं, तो मैं 10 12 15 18 घंटे भी काम करूंगा ना। तो क्योंकि ये मेरे अंदर गुण है, सेंसिटिव हूं मैं, मुझे मालूम है कि अगर मेरे जिस इलाके में दंगा फैल गया है और मैं चाहूं तो मक्कारी कर सकता हूं, आराम कर सकता हूं या कुछ और कर सकता हूं, बट मैं सेंसिटिव हूं। इसमें मेरे खड़े होने से अगर दो चार लोगों की भी जान बच जा रही है, एक लोगों की भी बच जा रही है, दंगे की हालत है, मैं सेंसिटिव हूँ लोगों की जान के प्रति। बाढ़ आ गई है जिस जगहों पर, भूकंप है, कुछ और है समस्या, लोगों से मैं सेंसिटिव हूँ। तो ये जो मेरा करेक्टर है, वैसे तो हेल्पफुल करेक्टर है, यही मैं नहीं हूँ। फुल टाइम मैं सेंसिटिव रहूंगा तो कैसे जीऊंगा? बट ये जो मेरा गुण है, ये नैतिक साध्यों की प्राप्ति के लिए, मॉरल गोल्स के अचीवमेंट के लिए जो हेल्पफुल करेक्टर है वो है सद्गुण। बोलो, समझ में बात आई? बोलिए, समझ में आई बात? यस सर। तो इसमें कुल मिला के 3 बातें याद रखें। कह रहे हैं कि सद्गुण बहुत तरह का हो सकते हैं, और भी बताया जा सकता है, बट 2 3 याद रखें। ये कह रहा है एक तो एक कॉमन मैन के लिए सद्गुण का क्या मतलब है, गोल्डन मीन। गोल्डन मीन जैसे कि कॉमन मैन है, देखो, ना तो हम इतना पढ़ें कि शंकराचार्य हो जाएं, और ना इतने रहें कि बिल्कुल बुद्धू बने रहें, कोई गोल्डन मीन है। ना तो हम ऐसे आदर्श पिता हो जाए, और मतलब गोल्डन मीन, वो भी एक सद्गुण हो सकता है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक सामान्य जीवन जीना चाह रहा है। ठीक है। सर हम्म। सर ये तीनों किसी एक सद्गुण पर भी अप्लाई हो सकते हैं, या तीनों के लिए अलग अलग, या अलग अलग सद्गुण में अलग अलग अप्लाई होंगे? जैसे करेज की बात आपने पहले एग्जाम्पल में बताई थी ऑन्टोलॉजिकल में, तो वो हाँ, एक्सियोलॉजिकल में कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे? तो हम करेंगे कि कोई व्यक्ति पूरा जीवन करेज के लिए जीता हो, उसका जो है ना मेन थीम ही करेज है ना, जी। और वो सब चीजों को एक तरफ कर देता हो उसके लिए, तो वो है ये एक्सियोलॉजिकल के लिए। वरना गोल्डन मीन ठीक है। ठीक है। तो हो सकता है लैला मजनू में जो मजनू है वो और कुछ भी नहीं है, केवल वो केवल प्रेम में है। एक सैनिक है, वो कुछ भी नहीं है और, ठीक है, कोई और साइंटिस्ट है, जो भी है, अगर वो इस एक्सट्रीम में जा रहा है तो वो एक्सट्रीम भी सद्गुण है उस व्यक्ति के लिए, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। ठीक। तो जाहिर सी बात है सब लोग इस तरह से नहीं करेंगे। सब लोग, या बड़ी संख्या होगा जो गोल्डन मीन उनके लिए है कि भाई देखो, जीवन में आप अगर क्या कहते हैं, कावर्डनेस है आपकी, तो वो अच्छी बात नहीं है, वो सद्गुण नहीं कहलाएगा। बट आप हर चीज के लिए बहुत रेसेस में रहते हैं, आतुर रहते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो कम से कम आप क्या रहें, करेजियस रहें, मतलब दोनों के बीच में रहें। आपको पता होना चाहिए कि जहां पे भाग जाएं वहां पे भागे जाएं। पता चला सामने से कुछ ऐसी चीज आ रही है जिससे, तो मतलब गोल्डन मीन। ठीक है। जी। और सर फिर
थर्ड के अकॉर्डिंग टू जो करेज के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, जो करेज को पैदा करने के लिए हेल्पफुल हैं, वो सब भी वर्च्यूज में आएंगी। वो वर्चूज में आएंगी। तो करेज अपने आप में वर्चूज नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर वो उस चीज को हम वर्चू कहेंगे जो कोई नैतिक मूल्य है, नैतिक साध्य है, कोई मॉरल एंड है, उसको अचीव करना है। तो इसीलिए मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जांपल दिया। सिविल सर्विसेज का मॉरल अचीवमेंट, नैतिक साध्य है वेलफेयर करना या लोगों का कल्याण करना, लोगों की सर्विस करना। राइट। अब मैं जी। सर्विस कब कर पाऊंगा? जब मेरे पास कुछ सहायक गुण होंगे, कुछ हेल्पफुल मेरे करेक्टर होंगे। और वो करेक्टर कौन से हो सकते हैं? वो करेक्टर हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया अभी, सेंसिटिवनेस, और इम्पार्शियल हूं मैं तो एज ए गुड सिविल सर्वेंट, या जो अचीवमेंट है एज ए सिविल सर्वेंट, वो मैं अच्छे से अचीव कर पाऊंगा। ठीक है। ठीक है। सर दो वर्च्यू किसी एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? लाइक। सर लाइक जैसे आपने लैला मजनू का एग्जांपल दिया, अब उसका हम्म। जो फाइनल जो उसको वर्च्यू पानी है वो है लव। और हम्म। वो उस लव को पा रहा है अपने करेज के चक्कर में, कि वो मतलब पिट भी रहा है, सब काम हो रहे हैं, और मतलब सिर्फ अपने लव को पाने के लिए। तो इस उसमें हम एक दूसरे के पूरक देख सकते हैं दो वर्च्यू को। वो सब कुछ इस्तेमाल करेगा केवल एक एक्सट्रीम को पाने के लिए। ठीक है। वो पैर पकड़ना हो, पैर तोड़ना हो, दोनों करेगा, कुछ भी करेगा, मतलब कुछ और कुछ है ही नहीं ख्याल में उसके। तो वो उस तरह से है। तो उसमें बाकी चीज सहायक हो सकती है, बट उस पे फोकस नहीं है। ठीक है। बट इस सिविल सर्विस में फोकस्ड है कि अगर मेरा लक्ष्य है, अगर सिविल सर्वेंट का लक्ष्य अगर हम रखें कि वेलफेयर स्टेट बनाने में, तो हम ऐसे हेल्पफुल करेक्टर या सहायक गुणों वालों के लोगों को लेकर आए, जिस तरह के सहायक गुण इनमें लोगों में हों। तो हम ऐसे क्वेश्चन रखें जिससे पता चल रहा है कि वो सेंसिटिव है या नहीं, दलितों के लिए, कमजोरों के लिए, इत्यादि के लिए। ठीक है। जी सर। क्योंकि सेंसिटिवनेस निकाल देंगे तो हम चतुर बहुत होते हैं। चतुर का मतलब इतना पढ़ लिख कर जाते हैं, और पढ़ लिख के जाते हैं तो जाते हैं, बट काम किनके साथ करना होता है? जो हम जिनके लिए जाते हैं वो बहुत ही दीनहीन, अनपढ़, गवार, डरपोक टाइप के लोग हैं। तो उनका हम कितना भी नुकसान कर दें कई बार, तो कई बार पता भी नहीं चलेगा उनको, क्योंकि वो माई बाप की तरह देख रहे हैं। अब ऐसे में मैं सेंसिटिव भी नहीं हूँ। और मेरा जो कंपेयर हो रहा है किनके ऊपर, मैं, इसलिए तो लोग अभी तक कहते थे कि जिले का राजा होता है। राजा वाजा कैसे होगा कलेक्टर? बट राजा माना गया। क्यों राजा माना गया? क्योंकि जो जिनके ऊपर उसको बिठाया गया है, जिन पॉपुलेशन है, मान लो एक जिले में 5 लाख या 10 लाख, तो 10 लाख में से ज्यादातर लोग, बड़ी संख्या किनकी है? बिल्कुल निरीह ही टाइप के प्राणी है, और सेंसिटिव भी नहीं है वो। तो कितना भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। ये सुनो। पर एक यस सहायक सर। गुण उसके अंदर है, सेंसिटिवनेस। तो फिर वो अपने ज्ञान का, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल उनके भलाई के लिए करेगा, ना कि उनसे पैसे ऐंठने के लिए, और 3,000 करोड़ का घोटाला करके मुख्यमंत्री को फंसा के गायब हो जाएगा। है ना? जैसा हमने देखा, मधु कोड़ा, मुख्यमंत्री झारखंड। मुझे हमेशा लगता है, जब भी मैंने पढ़ा, अभी तक सोल्यूशन तो खैर नहीं आया उसका, किसी भी का जल्दी सोल्यूशन तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है किसी कमेटी का। एक अनपढ़ गवार आदमी, 8वीं पास या फेल था, कुछ ऐसे ही था, 8वीं से ऊपर था ही नहीं, मुख्यमंत्री बनाया गया। 3,000 करोड़ रुपए में, मतलब कैसे गवर्न कर लेगा वो? और करके लेके कहाँ जाएगा? जब तक कि कोई भयंकर मास्टरमाइंड उसको, और मास्टरमाइंड जाहिर सी बात है, कोई सेक्रेटरी और उसके ऊपर या उसके ऊपर का लेवल का किसी ने बहुत ज्यादा उसको ज्ञान न दिया हो, स्विस बैंक में जमा कर देगा, मतलब कोई स्विस बैंक ना हो गया, मतलब संभव नहीं है। ट्रक्स में पैसे चाहिए होंगे अगर कैश रखा जाए 3,000 करोड़। ये सुनो, बताओ। सर ट्रक भी क्या, पूरी मालगाड़ी चाहिए होगी। और अगर वो सेंसिटिव भी है, सेंसिटिव है व्यक्ति, तो यही बुद्धिमानी जिसमें पैसा यहाँ से स्विस पहुंच गया, वो हजारों लोग जो झारखंड के हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग, उनके जीवन के अपलिफ्टमेंट में हो सकता था। तो ये पॉइंट है कि अगर सहायक गुण होंगे तो वो आगे तरक्की करेगा। ठीक है।
चलो एक सर एक क्वेश्चन है सर इसी पे। सर जैसे कि आपने अभी सिविल सर्विसेज का एग्जांपल दिया कि जैसे जो डीएम है उसको ही सर कहीं ना कहीं मतलब खुद जिसके लिए वो मतलब जिसका उत्पीड़न करा जाता है, जैसे कि जो कलेक्टर ही है, जैसे वो लोगों के साथ अगर कुछ कर रहा है तो सर कहीं ना कहीं उनकी भी तो कुछ ना कुछ कमी होती है कि जैसे हाँ, कि लेकिन अभी वो मुद्दा नहीं है, वो तो है ही। लेकिन वही है कि आप इतने सक्षम है और इस तरह से उन लोगों को ट्यून किया गया है कि माई बाप माना जा रहा है, तो आपके पास ज्यादा ताकत है ही। हाँ। ठीक है। हाँ जी सर, वो तो ठीक है। हाँ ठीक है सर, इसको फिर डिस्कस करेंगे आगे। हाँ, फिर क्वेश्चन ये आता है कि जीवन का, ये सब बात समझ में आ गई ना। अगला क्वेश्चन है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इससे पहले मैं जो पुरानी बात को पूरा कर दूं, तो अरिस्टोटल कह रहा है कि ह्यूमन जो है वो वर्चुअस होना चाहिए। वर्चुअस, वर्चू में दोनों बातें आएंगी, इंटेलेक्चुअल वर्चू भी और मॉरल वर्चू भी। मॉरल वर्चू अभ्यास से आएगी। और लोगों को नैतिक होना चाहिए, तो नैतिकता आएगी कहाँ से, मॉरलिटी आएगी कहाँ से। उसके लिए दो बातें कह रहा है कि उनके पास नॉलेज तो होना ही चाहिए। यहाँ तक तो गुरुजी सही कह ही रहे थे। नॉलेज तो होना चाहिए, ज्ञान का होना चाहिए, बट साथ साथ क्या होना चाहिए। अगर एक लाइन में लिखें पुरानी बात को तो बताओ। एटीट्यूड भी एटी होना चाहिए। इसकी हिंदी है अभिवृत्ति। और ये कहाँ से आएगा, कैसे आएगा ये आएगा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस। अभ्यास से। बस पूरी पूरी समरी ये है जो हमने अभी तक पढ़ा कि वर्चुअस लाइफ होना चाहिए, मॉरलिटी होनी चाहिए, बट मॉरलिटी आएगी नॉलेज से, जिस पे तो पहले ही लोग बहुत बात कर चुके हैं। बट एक नई बात कह रहा है कि जब तक एटीट्यूड में नहीं आएगा वो, और एटीट्यूड आएगा प्रैक्टिस से। उसका मैंने बताया कि हमारी भी परंपरा में कविता सुनाई दी आपको। पहले के टीचर बहुत सुनाते थे, तो मुझे याद आ गई, वही करत करत ते, करत करत अभ्यास थे वाला। वो आएगा, उससे आएगा एटीट्यूड। फिर मैंने बताया ऑन्टोलॉजिकल, एक्सोलॉजिकल और ऐसे ऐसे करेक्टर्स जो हेल्पफुल हों मॉरल गोल्स को अचीव करने में, वो भी वर्चू है। दैट्स इट। अब आता है क्वेश्चन, आता है क्वेश्चन है इसके सामने कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जिए जा रहे हैं, कई बार हम भी सोचते हैं कि यार जीवन है क्या। वही सुबह उठना और फिर काम पे जाना और फिर ये काम करना और फिर ये घाटा, ये फायदा, और ये फिर मर जाना, और फिर क्या है ये। इसका जवाब हर एक समय में लोगों को देते रहना पड़ा है, ये भी देता है। और जो ये जवाब देता है, उस जवाब को, उसका सामुच्चय है, उसका पूरी उसकी समरी है, या उसका पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पढ़ो ऊपर। यूडेमोनिया। यूडेमोनिया। यूडेमोनिया है क्या। अब इस पे एक दो घंटे की लंबी चौड़ी क्लास हो सकती है यूडेमोनिया पर। बट हमारे लिए टेक अवे क्या है, क्रॉक्स क्या है। तो यूडेमोनिया इज इक्वल टू, आप मान लें, कंप्लीट कंप्लीट हैप्पीनेस। कंप्लीट हैप्पीनेस, तो यूडेमोनिया क्या है, कंप्लीट हैप्पीनेस। ये कंप्लीट हैप्पीनेस आएगी कैसे। तो एक काम करना, ये जो मैं ये जो जैसे कि क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं ना आप लोगों को करंट अफेयर्स के, यस सर। वो यस पोस्ट सर। वाला उस सेगमेंट को पोस्ट कहते हैं। पोस्ट आप लोग जानते ही होंगे, पोस्ट वाला सेगमेंट है। वहीं पर जी। मैंने कार्ल मार्क्स से रिलेटेड भी तीन चार क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। मिला था आप लोगों को, यस सर, यस सर देखा। पढ़ लिया। पढ़ लिया ना।
तो उस तरह के वो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या है वो, उसका आंसर आप लोग, मैं लेक्चर में दे ही चुका हूँ, बट वो आपको टेक्स्ट में भी मिल गया। तो आप एक बार देख लेना कि क्या है, कार्ल मार्क्स क्या कहता है, या सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या अंतर है, वगैरह वगैरह, 3-4 क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं इसकी एक समरी बना के डाल दूंगा यूडेमोनिया की। फिलहाल हमें क्या याद रखना है अपने इस एग्जाम के लिए, मैं खाली फिलहाल इतना बता रहा हूँ, और एक पैराग्राफ मैं उसमें पोस्ट में डाल दूंगा यूडेमोनिया। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अच्छा है, हमें जानना चाहिए हैप्पीनेस के बारे में, पुराने लोगों ने क्या कहा है, कैसे हम हैप्पी हो सकते हैं, कंप्लीट हैप्पी। बट फिलहाल ये जानो संक्षेप में कि यूडेमोनिया जो कि कहा जा रहा है कंप्लीट हैप्पीनेस, उसके लिए दो चीजें चाहिए, दो चीजें बराबर जरूरी हैं। दो चीजों से मिलकर बना है हमारा कंप्लीट हैप्पीनेस। एक है प्लेजर, दूसरा है विजडम। यही पूरी बात है संक्षेप में, है ना, पूरी कहानी। क्योंकि हमें 1-2 लाइन में जानना है, कभी लिखने को मौका आएगा ही नहीं कि यूडोमोनिया पे आप लिख दो, ऐसा ऐसा क्वेश्चन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बट आप जब एरिस्टोटल या इससे जुड़ी हुई कोई बात लिखें एथिक्स में, तो यूडोमोनिया शब्द इस्तेमाल कर देंगे समझ के, पासिंग रेफरेंस में, तो एक बात बन पाएगी। तो खैर, प्लेजर से क्या मतलब है? प्लेजर से मतलब है हमारे वही शारीरिक इच्छाएं, हमारे बॉडीली डिजायर्स। और विजडम से क्या आशय है? विजडम से क्या मतलब है? बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास। मतलब हम इसको कैसे समझ सकते हैं? एक्सीलेंस से, EXCELLENCE, एक्सीलेंस, उत्कृष्टता। मतलब कैसे आएगी कंप्लीट हैप्पीनेस? तो वो कहता है यूडेमोनिया कंप्लीट हैप्पीनेस के लिए शारीरिक इच्छाएं, जिससे क्या मिलता है हमें? तात्काल सुख, तो तुरंत का सुख मिलता है। इससे मिलता है इंस्टेंट प्लेजर, तात्कालिक सुख। इन दोनों का मिश्रण है यूडोमोनिया, कंप्लीट प्लेजर। शरीर को त्यागना नहीं है, शरीर के सुखों को नहीं त्यागना है, इच्छाओं को नहीं त्यागना है, बट मालूम होना चाहिए कि इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो औकात है, वो तत्काल सुख देने के लिए ही है। इसमें स्थायित्व तो नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, और आपको ये संतोष तक नहीं लेके जाएगा। बट इसको क्या इनकार कर दिया जाए पूरा? नहीं, नहीं करना। बट इसको मिला दिया जाए विजडम से, बौद्धिक विकास के साथ, तब जो है लाइफ में कंप्लीट हैप्पीनेस हो सकती है, जिसको यूडोमोनिया कहा जा रहा है। विजडम जो कि किसी चीज में एक्सीलेंस लेकर आती है, तो आपकी समझ चीजों की, और जो जो विजडम से आएगी, और प्लेजर का एक सही बैलेंस यूडोमोनिया क्रिएट करेगा, दैट इज कंप्लीट हैप्पीनेस क्रिएट करेगा। हमें फिलहाल इतना ही जानना है, बाकी मैं आपको एक बार थोड़ा सा भेज दूंगा, इसका मन करे पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा कुछ ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। जो आपको मेन तैयार कर लेना है ठीक से, वो है जस्टिस। जस्टिस आपसे सीधे पूछा जाएगा या कंपेयर किया जा सकता है इसको तमाम चीजों से। तमाम लोग जस्टिस की बात करेंगे, जॉन रॉल्स बात करेगा, आगे हम कभी जॉन रॉल्स पढ़ेंगे, बहुत बाद में पढ़ेंगे खैर, बट जॉन रॉल्स पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंडियन, इंडियन तो नहीं है बट इंडियन नाम से जुड़ा हुआ जो है अमर्त्य सेन वगैरह, तो हम जस्टिस हम बहुत जगह पढ़ेंगे। तो वहां पर तो यूडोमोनिया तो एक खाली पासिंग रेफरेंस है, मिटा दूं? ठीक है। यस सर। मेन आपको यूपीएससी और पीसीएस के लिए तैयार करना है, वो है एरिस्टोटल का
जस्टिस, न्याय, ये आपको ठीक से समझना है। तो इसके पीछे का कुछ भी पूछना है तो पूछो, फिर हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। न्याय, बोलो। हमारा जो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो न्याय की बात है, उसका एक बड़ा हिस्सा अरिस्टोटल के न्याय से आता है, जस्टिस से आता है। अरिस्टोटल आज भी उतना ही रिलेवेंट है बहुत सारी जगहों पे। मैंने आपको बताया था, मतलब ज्यादातर सब्जेक्ट्स का फादर के नाम पर हम किसको जानते हैं? एरिस्टोटल। अरिस्टोटल को। तो एरिस्टोटल। उसकी रिलेवेंसी तो कहीं भी कम नहीं हुई है, बट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम देखेंगे जस्टिस का एक, नॉट एग्जैक्टली बट बहुत सारा पोर्शन इससे आएगा। तो जस्टिस, तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं जस्टिस। जस्टिस, एरिस्टोटल ने, ध्यान से सुनते चलना, एरिस्टोटल ने पहली बार जस्टिस को इनटाइटलमेंट से जोड़ा। इनटाइटलमेंट बाद में तो और लोग भी जोड़ेंगे। हमने देखा था जॉन रॉल्स को की जो आलोचना में हमने देखी थी, शायद यूटिलिटी थ्योरी थ्योरी में देखी थी, याद है ना? किसका नाम कि कौन जोड़ता है इंटाइटमेंट से सुखों को या बांटने, चीजों को बांटने को? नोजिक। नॉजिक, वेरी गुड। तो कुछ वैसे ही बात ये कहता है, जस्टिस, जस्ट तो लिखा ही है यहां पर, इज इक्वल टू इनटाइटलमेंट, हकदारी। हकदारी बोल सकते हैं एंटाइटलमेंट को, हकदारी से। तो क्या है जस्टिस? वो तो ठीक है, एंटाइटलमेंट से जोड़ा गया है तो फैक्ट हो गया, बट है क्या? वो कहता है जस्टिस इज इक्वल टू, जस्टिस कहेंगे किसको? जस्टिस है इक्वल फॉर इक्वल्स एंड अनइक्वल फॉर अनइक्वल्स। समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार जस्टिस है। कुछ याद आ रहा है? पॉलिटी में कुछ पढ़ा है ऐसा आप लोगों ने? यस सर। क्या पढ़ा है ऐसा? सर ये हमारे उसमें आर्टिकल 14 का ये पार्ट है, और रूल ऑफ लॉ जो हमने लिया है उसका, ये उस रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट का एक प्रिंसिपल है ये। तो जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि सबको बराबर बांट देना, सब बराबर के लायक नहीं है। इनजस्टिस होने के चांसेस ज्यादा हैं जब आप आंख बंद करके बराबर बांट देंगे। समान लोगों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार जस्टिस है। तो ये हम लोग अपने पॉलिटी में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, इक्वल फॉर इक्वल्स। इसी बेस पे तो हमने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया है, सकारात्मक भेदभाव किया है लोगों के साथ, और उसका एक पार्ट आरक्षण है। सोशल जस्टिस में हम इस यूज करते हैं। वो तो बताओ अभिनव, कुछ याद आ रहा है? जैसे याद है पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ इन पूरी बातों का? इन बातों का मतलब ये कह रहा है कि न्याय का मतलब है क्लास बेस्ड बिहेवियर, वर्गीय व्यवहार। न्याय का मतलब है वर्गीय व्यवहार। वर्ग बना लें आप, क्लास बना लें, उस क्लास के अकॉर्डिंग बिहेवियर करें। उस क्लास में जो इक्वल है उनके साथ इक्वल, और अनइक्वल को अनइक्वल। तो उसको मैंने बहुत डिटेल में, क्योंकि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो मैं उधर नहीं जा रहा। मैं मान के चल रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। तो ये है जिसका, तो दैट इज, लिखते चलो, क्लास बेस्ड बिहेवियर, जिसका जो हकदार है उसको वो मिलना चाहिए।
हकदारी के अकॉर्डिंग, इंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग अगर मिल रहा है तो ये है जस्टिस। कुल मिला के किस तरह की जस्टिस की बात कर रहा है आज, हम किस तरह इसको डिफाइन करेंगे, किस क्लास में रखेंगे इस तरह के जस्टिस को? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जस्टिस। ये सब मैं मान के चल रहा हूं आप सब समझ रहे होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन में जस्टिस। मैं आपको उस समय भी मैंने बताया था कि जस्टिस का मतलब खाली कोर्ट में मिलने वाला जज साहब जो दे रहे हैं वो तो बहुत ही बहुत 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 छोटा पार्ट है। एक्चुअल में जस्टिस तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका कहना है कि जस्टिस होता है तब, हम तब जस्ट कहेंगे सोसाइटी को, व्यक्ति को, जिसको भी हम जस्ट कहना चाह रहे हैं, अगर वो उसके साथ जस्टिस हुआ या नहीं हुआ वो इस बात से तय होगा कि वो जिस चीज के लिए इंटाइटल्ड था उसका एंटाइटलमेंट मिला या नहीं, उसकी हकदारी मिली या नहीं मिली। जो जिसका हकदार है वो उसको मिलना चाहिए। ये है जस्टिस। ये कैसे तय होगा? क्लास बेस्ड बिहेवियर के तहत तय होगा। क्लास बेस्ड बिहेवियर कैसे होगा? जहां पर अनइक्वल्स के साथ अनइक्वल्स ट्रीटमेंट हो रहा होगा, इक्वल के साथ इक्वल हो रहा होगा। बट वो तो ठीक है, बट हकदारी तय कैसे होगी? इसका आंसर देता है वो, इसका आंसर देता है कि आंसर है इसका क्लास मेंबरशिप के बेस पर। आप किस क्लास के मेंबर हैं? मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम कह रहे हैं कि इंडिविजुअल इंटाइटलमेंट की बात अभी नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि एक वर्ग के, एक क्लास के सभी सदस्यों की हकदारी समान होगी। एक क्लास के सारे लोग एक तरह के इंटाइटलमेंट के इंटाइटलमेंट होगा उनका। तो लिखते चलो, मैं बता रहा हूं। मेंबरशिप द मतलब जो इंटाइटलमेंट है वो बेस करेगा क्लास मेंबरशिप के अकॉर्डिंग। मतलब क्या हुआ? क्लास मेंबरशिप का मतलब क्या हुआ? एक क्लास के सारे जितने मेंबर्स हैं उनकी इंटाइटलमेंट सेम होगी, एक जैसी होगी। मतलब दूसरे क्लास के सभी सदस्यों की हकदारी डिफरेंट होगी। तो कैसे पता चलेगा कि किस क्लास को कितनी हकदारी है? वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस वर्ग को, उस वर्ग से समाज को कितना मिलता है, वो समाज में कितना योगदान करता है वो क्लास। तो ये गांधी वांधी से बिल्कुल अलग है। गांधी जहां कह रहे थे कि एक बार्बर और एडवोकेट दोनों की हकदारी कितनी है, दोनों के एंटाइटलमेंट में बराबर। फर्क बराबर है। वो बराबर। कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक मजदूर एक डॉक्टर बराबर उसको डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फिर एक मजदूर, आज मुझे मजदूरी करनी हो, आज ही से मजदूरी शुरू कर सकता हूं मैं। बट मुझे डॉक्टर होना हो, मैं एक बेस्ट बहुत ही अच्छा आई सर्जन होना चाहता हूं, हो सकता है मुझे 10 साल लग जाए इसमें, तब मैं डॉक्टर होने का हकदार हूँ, ऑपरेशन करने का हकदार बनूं। और मजदूर तो कल ही से बन गया। तो दोनों की हकदारी बराबर कैसे हो सकती है? उसको न्याय फिर कैसे कहेंगे? तो जो गांधी ने जो बात कही थी उसको ये न्याय नहीं कहेगा। ये कहेगा कि भाई हकदारी अगर मिल रही है तो वो न्याय है। और हकदारी कैसे तय होगी? पहली बात तो क्लास मेंबरशिप के अकॉर्डिंग होगी। और क्लास मेंबरशिप का मतलब ये हुआ कि एक क्लास के लोगों की जो इंटाइटमेंट है, हकदारी, वो समान होगी पर दूसरे की अलग होगी। पर तय कैसे करेंगे? वो इस बात पे तय होगी कि सोसाइटी को वो कितना रिटर्न कर रहे हैं, सोसाइटी से, सोसाइटी उनसे क्या कितना पा रहा है। तो किसी से ज्यादा पा रहा है, किसी से कम पा रहा है। तो मैंने अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट इन्वेस्ट किया, एनर्जी इन्वेस्ट की कि मैं टीचर बनूं। मुझे अच्छा लगता था, पढ़ना भी पढ़ाना भी रुचिकर लगता था।
बट जब आप पढ़ाने पे आते हैं और आप अच्छा योगदान करना चाहते हैं तो फिर आप कोई और काम नहीं कर सकते। आपको एक्सेलेंस में जाकर, एक्सट्रीम में जाकर चीजों को सोचना, समझना, तैयार करना होगा। तो जाहिर सी बात है उसकी हकदारी ज्यादा होगी, क्योंकि वो समाज में ज्यादा योगदान कर रहा है कंपेयर टू नाई। नाई की अपनी जरूरत है, पर जरूरत के हिसाब से उसको उसके उसके इंटाइटलमेंट को मना कहाँ किया जा रहा है। बट उस क्लास के मेंबर को डॉक्टर क्लास, प्रोफेसर क्लास के बराबर नहीं मिल सकता। ये जस्टिस नहीं होगा। इक्वल फॉर इक्वल्स, अनइक्वल फॉर अनइक्वल्स, दैट इज जस्टिस। क्या ये बात समझ में आ रही है अभी तक? यस सर। यस सर। तो एरिस्टोटल के बेस पर बहुत सारे रूल्स बनाए गए और दुनिया में आज भी बहुत सारे रूल्स चल रहे हैं। और चाहे एरिस्टोटल को लोग ना भी जानते हों, बट उस रूल को जस्टिफाई करते हैं अपने ढंग से। वो कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा एबिलिटी के बेस पर होना चाहिए, योग्यता के बेस पर होना चाहिए। आप अगर सबको सब कुछ दे देंगे तो कोई योग्यता डेवलप क्यों करेगा सोसाइटी में? फिर एक्सीलेंस कैसे आएगा? अगर सबको सब कुछ बराबर मिल रहा है, मैं 20-30 साल लगा के एक साइंटिस्ट बनता हूं और आप दे वही रहे हैं जो मजदूर को देना चाहते हैं, तो फिर साइंटिस्ट कोई बनेगा ही क्यों? इसकी बात में लॉजिक लग रही है नहीं लग रही, पहले ये बताओ। यस सर, ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि अगर सबको बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दे तो लोग काम ही करना बंद कर देंगे। बताएं आप लोग भी, लॉजिकल है या नहीं इसकी बात? जी। भाई डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, सोसाइटी में वेल्थ कम है, लिमिटेड है, तो डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही है। और कैसे करेंगे? जो जितना योग्य है। इससे क्या होगा? लोगों में योग्यता को ग्रहण करने की जो एक धारणा है, समझ है, एटीट्यूड है, वो बढ़ेगा और सोसाइटी में ज्यादा हैप्पीनेस फैलेगा। क्योंकि भाई मान लो आंखों का इलाज था ही नहीं, आज किसी ने कोशिश करके इनोवेट किया, लेट से, कि आंखों का कैसे इलाज होता है, तो हैप्पीनेस फैली। बट वो तब फैलेगी जब आप उसको उस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो समाज सदैव श्रेणी क्रम का होना चाहिए। सोसाइटी हमेशा हायरार्की बेस होनी चाहिए। और हायरार्की में ऊपर वो होगा जो सोसाइटी में ज्यादा आपका उसका पार्टिसिपेशन होगा और सोसाइटी को वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा कंपेयर टू जो हायरार्की में नीचे है उससे। तो मॉरल सोसाइटी, मॉरलिटी जस्टिस में है। जस्टिस एक वर्चू है, बट जस्टिस है क्या क्या वो सबके लिए अलग अलग है। इसके लिए है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो जस्टिस को दो तरह से लेंगे। यहां तक बात समझ में आई? आगे थ्री को बढ़ाएं। जी। तो अब तक हमने समझा और कुछ नई बातों को जोड़ के जस्टिस का मतलब क्या है। जस्टिस को हम देख सकते हैं दो तरीके से। एक तो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या बताया था? वितरण मूलक न्याय। ये खुद से लिख लेना, वितरण मूलक न्याय। दूसरा जस्टिस है पनिशमेंट वाला, जो आप लोग जानते ही हैं, पनिशमेंट, दंड विधान। दंड विधान। तो जस्टिस का एक नैरो मतलब है पनिशमेंट, जो कोर्ट में आप जान रहे हैं या और जगह भी। पर जो बड़ी बात है जिस पे सोसाइटी बेस करता है, चलता है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्योंकि ये बात तो सब मान रहे हैं कि रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, पर उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना है। वो होगा कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कैसा करते हैं। ज्यादा कंट्रीब्यूशन, आप हायरार्की में क्या होंगे? ऊपर होंगे। कम कंट्रीब्यूशन नीचे। इससे एक तो आपके अंदर एक ललक भी होगी
कि मुझे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है तो ओपन है, आप कीजिए। तो ये है हायरार्की बेस एथिक्स जो सपोर्ट करता है अरिस्टोटल, और कह रहा है जस्टिस का मतलब एक है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये अगर समझ में आ गया तो पनिशमेंट को समझते हैं। बताओ। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, जैसे कि हमने भी एस्टेब्लिश करा है कि ये जो एरिस्टोटल है ये हायरार्की बेस्ड सोसाइटी बना रहा है, मतलब और उस बेस पे कि किसका सोसाइटी में किस क्लास का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो सर फिर जैसे कि जो एस्टेब्लिश पहले हो चुका है हमने, फिर तो एक तरीके से ये जो क्योंकि हायरार्की बेस्ड में तो जो एक्सप्लॉइटेशन होता है तो फिर तो ये उसके भी फेवर में हुआ। भाई जो ऊपर है उसको, वो अगर वो एक्सप्लॉइट करता है और नीचे वाला एक्सप्लॉइट हो रहा है तो उसको करना नहीं चाहिए, वो एक अलग बात है, बट वो जस्टिफाइड है। हायरार्की में एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस हमेशा रहते ही हैं, बट इसके हिसाब से एक्सप्लॉइट ये ठीक है। अगर हायरार्की में जो स्लेव्स हैं वो नीचे हैं, तो ग्रीक पूरे पीरियड में या बाद में भी स्लेव्स को तो मनुष्य माना ही नहीं गया, ह्यूमन माना ही नहीं गया, क्योंकि हायरार्की में वो नीचे है। ठीक है। जी जी सर। तो हमने मॉरलिटी को अपने ढंग से समय के साथ चेंज किया है। फिलहाल हम अरिस्टोटल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम जब आधुनिक बात करते हैं तो क्योंकि आज के स्पेसियो टेम्पोरल ढंग से हम देखेंगे तो हम एक अलग बात कहेंगे, है ना। जी सर। दंड विधान देखते हैं, पनिशमेंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन का बेस क्या होगा? इस सोसाइटी में किस क्लास का कितना कंट्रीब्यूशन है। दैट इज योग्यता, यानी कि आप कितनी, आपकी एबिलिटी क्या है, और उसके हिसाब से अलग अलग होगा। बट पनिशमेंट जब काउंट किया जाएगा तो सबके लिए एक होगा। दैट इज एक अपराध के लिए समान दंड। वो अपराध कौन कर रहा है, वैज्ञानिक कर रहा है या एक अनपढ़ गवार कर रहा है, एक रिक्शे वाला कर रहा है या एथिक्स का टीचर कर रहा है, कोई फर्क नहीं होगा। तो पनिशमेंट बराबर डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी और कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी। तो बस बात खत्म हो जाएगी। लिख लो पनिशमेंट कैसा होगा? इक्वल फॉर, इक्वल फॉर ऑल। मीन्स मतलब क्या हुआ? एक अपराध के लिए समान दंड होगा, सेम पनिशमेंट फॉर सेम सिन और क्राइम। ओके। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। तो जस्टिस में क्या कह रहा है? जैसे हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस है, क्रिमिनल जस्टिस किसने किया है, जाति किस जाति का है, अमीर है गरीब है, क्या ये सब देखा जाता है क्रिमिनल जस्टिस में हमारे यहाँ? किस नो धर्म सर। का है? नहीं, वो इक्वल है। अगर क्राइम हुआ है, क्राइम की डेफिनेशन में आ गया वो, तो हमारे यहाँ वो यूनिवर्सल क्रिमिनल लॉज हैं, पूरे भारत में सब पर लागू होते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, कास्ट, रिलीजन वगैरह वगैरह, कोई मायने नहीं रखता। डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा आपके कंट्रीब्यूशन और आपके एबिलिटी पर, बट पनिशमेंट बराबर होगा। तो जस्टिस अब कुल मिला के मतलब ये समझ लो, जस्टिस के दो पार्ट हमने कर ही दिए। डिस्ट्रीब्यूशन वाला योग्यता के आधार पर बिल्कुल अलग अलग होगा, पनिशमेंट वाला सबको बिल्कुल बराबर। तो एक इंडिविजुअल के लिए जस्ट होने का क्या मतलब हुआ? ये तो सोसाइटी के लिए हो गया, स्टेट के लिए हो गया। एक इंडिविजुअल जस्ट है, कैसे पता चलेगा? इसके तीन मतलब समझ लो। अगर कोई अपने
राइट से ज्यादा ले रहा है तो वो इनजस्ट व्यक्ति होगा। तो पहला हो गया अपने अधिकार से ज्यादा। दूसरा, चलो साफ साफ लिख देते हैं। तो सोसाइटी वाला समझ में आ गया ना, स्टेट वाला। अब मैं इंडिविजुअल का बता रहा हूं। इंडिविजुअल जस्ट कब होगा? जो अपने राइट से ज्यादा ले रहा हो वो क्या होगा? इनजस्ट। इनजस्टिस। पर इनजस्ट वो भी होगा जो सब कुछ छोड़ दे रहा है। जो सब छोड़ दे रहा है उसको भी ये क्या कहेगा? इनजस्टिस। छोड़ के साधु हो गया, जो जैसा प्लेटो कह रहा था, इनजस्ट है वो। अरिस्टोटल की शादी भी है, अरिस्टोटल के पास संपत्ति भी है, एकेडमिया जिसको आज हम एकेडमी के तौर पे जानते हैं, ये सब कुछ है। तो ना तो वो अपने हक से ज्यादा ले रहा है, इसको इनजस्टिस मान रहा है, और जो छोड़ दे रहा है सोक्रेटिस की तरफ, फक्कड़ हो गया, और उसको भी वो इनजस्ट कह रहा है। वो कह रहा है वही जस्ट है। आपका जो जिस चीज के लिए आप इनटाइटल्ड हैं, जो आपका हक है, केवल उतना लेना ही क्या है? जस्टिस। तो जस्टिस इक्वल फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए जस्ट का मतलब है एंटाइटलमेंट इक्वल टू जस्टिस। आप जितने के लिए एंटाइटल्ड हैं, हक है आपका, उतना आप ले रहे हैं। ना आप ज्यादा ले रहे हैं, ना अपना हक छोड़ रहे हैं। दैट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। तो हम एक सरल ढंग से इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ये था आपका अरिस्टोटल। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो पूछो, फिर हम कुछ एक दो और ले लेते हैं। ग्रीक फिलोसफर जैसे हम ले सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा नाम हम ले सकते हैं, एपिक्यूरस का ले सकते हैं, बहुत लोगों का ले सकते हैं। बताओ पहले तो अरिस्टोटल के बारे में, बोलो, बताइए यस सर। बताइए। सबको समझ में आ गया? चलिए तब ठीक है। तो ये हम अभी पढ़ रहे हैं ग्रीक फिलोसफर्स। और पूरी फिलॉसफी तो हम पढ़ नहीं रहे, क्योंकि फिलॉसफी तो एक्चुअल में फिलॉसफी तो चल नहीं रही है ये। ये उनके एथिकल नॉर्म्स पढ़ रहे हैं। तो इनको हम कई जगह पढ़ते हैं, फिलॉसफी में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स में पढ़ते हैं, सोशल थिंकर्स में भी, जो सोसाइटी को लिखने वाले हैं, है ना। फिजिक्स और बायोलॉजी वगैरह, जूलॉजी तो सब अलग बात हो गया, अरिस्टोटल है ही अपनी जगह। बट हम एथिक्स में इतना ही पढ़ेंगे। और इसके बाद आते हैं इन दोनों को। आप लोगों को बोर्ड सही से दिख रहा होगा ना? यस सर। तो दो नाम लिख लो, इनको बहुत संक्षेप में हमें समझ लेना है। इपिकुरस, EPICURUS। इपिक्यूरस। मैं इसलिए भी स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग में ये व्हाइट बोर्ड रिकॉर्ड नहीं होता, तो जो लोग बाद में देखते सुनते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं ग्रीक फिलॉसफी में आगे। हमने पढ़ लिया सोक्रेटिस, सुकरात, हमने पढ़ लिया प्लूटो, हमने पढ़ लिया अरिस्टोटल, अरस्तु। अब हम पढ़ रहे हैं इपिक्यूरस के बारे में। EPICURUS, इपिक्यूरस। और दूसरा है सेरेनिक्स, CYRENAICS, सेरेनिक्स। इन दोनों को हम, क्योंकि हम पहले कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, तो उससे अगर हम को रिलेट कर दें तो जल्दी आप समझ जाएंगे। इन दोनों को हेडोनिस्ट
फिलोसफर्स कहा जाता है ग्रीक एंसेंट फिलोसफी में? दे आर हिडोनिस्ट। हिडोनिस्ट हैं। अगर ये दोनों दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, बट इन दोनों को एक क्लास में रखें तो दैट इज हेडोनिज्म। हेडोनिस्ट हैं तो बताओ इन लोग का क्या क्या फिलॉसफी होगी इन दोनों ही क्लास के लोगों की? ये क्लास, ये देखो फिलोसफर भी है और इनके क्लासेस भी हैं, तो क्या होगा ये बताएंगे। आ, संजय बताइए। सर हितवादी होंगे, हित के लिए कार्य करेंगे। नहीं, थोड़ा थोड़ा पास से निकल गए आप, फिर से सोचिए। सर स्वार्थवादी। अरे भाई, हिंदी है इसकी सुखवादी। तो इनके बेस में क्या होगा? स्वार्थ होगा इनके बेस में। अधिकतम सुख। अधिकतम हाँ, सुख। सुख है ना। आसपास की बात तो हो सकती है सुख और स्वार्थ, हालांकि इस पे तो मैंने पूरी क्लास कर ही दी है। आसपास की बात है बट अंतर है सुख और स्वार्थ में। तो सुखवादी होंगे। अगर सुखवादी हैं तो क्या मतलब हुआ, क्या होगा इनका, इनकी फिलॉसफी? अगर एपिक्यूरस अधिकतम सुख। कहेगा, अगर अगर हमें पता है कि एपिक्यूरस सुखवादी है, हेडोनिस्ट है, तो फिर आपको पूरी क्लास बता चुका हूं, तो क्या क्या सोचता होगा, क्या फिलॉसफी होगी बताओ? सर इंद्रिय सुख को सेटिस्फाइड करने की बात करेगा। हम्म, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करेगा। हाँ, तो लिखते चलो, साथ साथ लिख ही रहे होगे, खैर अलग से क्या लिखना। तो एपिक्यूरस, सेरेनेसिक्स, ये सब जो हैं ये हेडोनिस्ट हैं। दूसरे हैं, ये दो नाम और लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों तो, इन दोनों की जो क्लास है, इन दोनों की जो क्लास है वो हेडोनिस्ट की है। और ये दोनों हैं, इसको बोलते हैं सिनिक। सिनिक। और ये स्टोइक हैं। सर स्पेल कर दीजिए, वो दिख नहीं रहा है बोर्ड पे। सिनिक, CYNIC, CYNIC सिनिक। और स्टोइक है STOIC, स्टोइक। तो जहां ये सुखवादी थे, ये दोनों एपिकुरस और सेरेनकस, वहीं पर ये सिनिक और स्टोइक बुद्धिवादी रेशनलिस्ट हैं। संन्यास मार्ग होगा भारत में, अगर इनको देखें तो इनको कहा जाएगा कि ये संन्यास मार्गी हैं, संन्यास मार्ग वाले होंगे। वही रेशनलिस्ट, जो परंपरा हमने अभी देखी प्लेटो वाली, उसके होंगे। तो दो क्लास हम बना लेते हैं, चार फिलोसफर्स को दो क्लास में डिवाइड कर लेते हैं और काम खत्म करते हैं। एक तो होगा एपिकुरस और सेरेनिक्स, ये दोनों क्या हो गए, किस क्लास में? हेडोनिस्ट। और सिनिक और स्टोइक हो गए आपके रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट, जिसको हम लोग भारतीय परंपरा में हम कई बार बोलेंगे संन्यास मार्गी, स्थित प्रज्ञ वाला रास्ता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। बाकी तो हम जानते ही हैं, हम ज़्यादा समझाना पड़ेगा नहीं मेरे ख्याल से। अब हम बात करते हैं एपिकुरस के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फिलॉसफी में डिटेल में देख लेंगे, बट अभी इनकी योग्य उपयोगिता अभी लिमिटेड है इस पेपर के लिए। तो देखते हैं कौन है। अगर हेडोनिस्ट हैं, सुखवादी हैं, तो इनका, इनकी पूरी थीम क्या होगी? सुख ही जीवन का साध्य है। प्लेजर इज द एंड और गोल ऑफ आवर लाइफ। यस और नो बताओ? यस सर। फिर अगला, आप अगली बात लिख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंस बिटवीन प्लेजर्स। तो प्लेजर इज द लास्ट गोल ऑफ द लाइफ, पहला हो गया। देयर आर डिफरेंस, सुखों में भेद है। वही बात, पुरानी बात, शारीरिक सुख
और मानसिक सुख। फिजिकल या बॉडीली प्लेजर्स, मेंटल प्लेजर्स। और ये कहते हैं, एपिकुरस कहते हैं कि जो मेंटल प्लेजर है, मानसिक सुख है, वो शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ है। जैसे कौन कह रहा है पहले से ही, मतलब पहले से का मतलब हम नाम पढ़ चुके हैं, ये यही बात कौन कह रहा है? बेंथम। अरे नहीं, जेएस मिल। जेएस मिल। बेंथम तो उसकी उल्टी बात कह रहा है ना। सिर्फ बॉडीली प्लेजर के लिए ना? नहीं नहीं, मानसिक सुख श्रेष्ठ है, हाँ, वो जेएस मिल। जेएस मिल कह रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस कहते ही जो है ना, जो अगर या तो डिफरेंस मान ही नहीं रहा, तब तो फिर वो बात ही अलग हो गई। डिफरेंस मानेगा तो फिर वो मानसिक सुखों को श्रेष्ठ बताएगा ही, जेएस मिल की तरह। बस अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो बॉडीली प्लेजर्स हैं तो दोनों ही प्लेजर्स, वो जो हैं वो क्षणिक होते हैं, वो बहुत ही मोमेंटरी होते हैं। बट जो मानसिक सुख हैं वो धीरे धीरे आते हैं, देर से आते हैं, बट कैसे होते हैं? स्टैटिक। ठीक। तो दोनों में अंतर चाहो तो एक ग्राफ बना के या कैसे भी एक एक लाइन में लिख लो। ये जो एपिकोरस हैं, ये हेडोनिस्ट हैं। हेडोनिस्ट हैं इक्वल टू, हेडोनिस्ट का मतलब यही होगा, द लास्ट गोल और द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ इज अचीव प्लेजर। प्लेजर्स आर टू टाइप, सुखों में दो भेद हैं, bodily pleasures and mental pleasures. Mental pleasures are the better or higher pleasures compared to bodily pleasures. Like जेएस मिल, खाली अपनी याद के लिए ब्रैकेट में लिख लो। डिफरेंस क्या है? द बॉडीली प्लेजर्स आर टेम्पोरल, टेम्पोरल हैं वो, टेम्पररी हैं, बट जल्दी मिल जाते हैं। खाया, स्वाद ले लिया, बट एक तो जल्दी मिलते हैं, एक करेक्टर, और क्षणिक होते हैं। दूसरा मेंटल प्लेजर है, मानसिक सुख, उसमें समय लग सकता है, लगता है, बट स्टैटिक होते हैं। तो आप साहित्य का आनंद लेना चाहते हैं, पहले तो फिर आप पढ़िए, अल्फाबेट सीखिए, फिर चीजें सीखिए, फिर आप जब पढ़ेंगे कोई ऐसा लिटरेचर, खूब मजा आएगा। आप कोई वाद्य यंत्र बजाने का मजा लेना चाहते हैं, जो भी है, मानसिक सुख में टाइम लग सकता है, बट ये होते क्या है? पर एक बार आपने अगर मान लो तबला बजाना सीख लिया, 35 की उम्र में सीखा आपने तबला बजाना, पर अब आप 65 की उम्र में हैं, तो क्या 65 की उम्र में भी वो वही आनंद देगा या नहीं देगा? बताओ। यस सर। सर देगा, टाइम भी पास हो जाएगा। स्टैटिक है ये। बट जो भी बॉडीली डिजायर्स वाले में है वो इंस्टेंट मिलेगा। गोलगप्पा खाया, वो भी कब? कोविड-19 के लॉकडाउन में, सुख तुरंत मिला, बट पता चला कि उस सुख के साथ कुछ वायरस भी आ गए। तो कहने का मतलब है इस तरह से, यही लोग अपने ढंग की मॉरलिटी की बात भी करेंगे, एपिकुरस। तो एपिकुरस एक व्यक्ति भी है और एक पूरा का पूरा स्कूल भी है, ठीक है। ये कहेंगे कि जो उपभोक्तावादी है, जो कंज्यूमरिज्म है, अगर ये एक्सट्रीम में होता है तो सुख नहीं मिलेगा। सुखों का अनिवार्य संबंध संयम से है। टेम्परेंस इज रिक्वायर्ड फॉर प्लेजर। इफ यू हैव नो टेम्परेंस या लिमिटेड टेम्परेंस, मीन्स यू आर नॉट इन प्लेजर, आप सुख में फिर नहीं है। अतिशय उपभोग करना सुख नहीं हो सकता। सुखों का जो संबंध है, कंपल्सरी रिलेशन विथ प्लेजर इज, इसके साथ रिलेशन है टेम्परेंस के साथ।
ओके। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो इसको एक लाइन में पूरी कहानी का मर्म एक लाइन में खाली लिखो। एपिकुरस में खाली अभी बता रहा हूं, मर्ज नहीं कर देना। एपिकुरस जो कह रहा है वो एक जगह एक उसमें ब्रैकेट में या बॉक्स बना लो, बॉक्स में लिखो हेडोनिज्म विथ टेम्परेंस। किसमें लिखोगे, किसके लिए? एपिक्यूरस। एपिक्यूरस। एपिकुरस के लिए। कि ये एक्चुअल एपिक्यूरस। में हेडोनिस्ट तो है, बट ये खुद कह रहा है कि देखो भाई, अगर आप शारीरिक सुख वाले सुख के पीछे खाली पड़े रहोगे तो एक तो ये बात सच है कि तुरंत मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, ठीक है, बट वो स्थायी नहीं है, वो बहुत ही मोमेंट्री है। और दूसरी बात है, अगर आप उसमें अति करोगे ना, अगर आप उसमें एक्सट्रीम में जाने की कोशिश करोगे तो फिर वो सुख की जगह दुख देने लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सुख स्थायित्व हो, स्टैटिक हो, और आप पेन से भी बचना चाहते हैं, ये कह रहा है कि जितने भी शारीरिक सुख हैं वो एक्चुअल में पेन ही देते हैं अंततः। तो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू एपिकुरस, अब लिमिट ये है कि बहुत डिटेल में जा नहीं सकते वरना फिलॉसफीज बहुत ही गजब की हैं ये कह रहे हैं कि जितने भी हैं, जो भी हम जिनको सुख कहते हैं, वो एक्चुअल में या तो पेन को लेकर आते हैं या एक्चुअल में जो छोड़ के जाते हैं वो क्या बचता है, पेन। ठीक है। तो अच्छा ये है कि ये त्याज्य नहीं है, इनको त्याग नहीं देना है, बट किसके साथ जोड़ लें इसको? मेंटल टेम्परेंस के साथ। संयम। टेम्परेंस, टेम्परेंस के टेम्पोरेंस। साथ। टेम्परेंस की हिंदी क्या है? संयम। संयम। संयमित होकर आप हेडोनिस्ट हो, यही है फिलॉसफी एपिकुरस की। बस इतना समझना है। क्या समझ गए? जी। तो ये भी हेडोनिस्ट है, और जो दूसरा नाम लिखा मैंने ये भी हेडोनिस्ट है। दोनों में अगर आप समझ गए तो खाली अंतर क्या है, जो सेरेनिक्स हैं ये बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं मानते सुखों में, प्लेजर में कोई डिफरेंस नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो फिजिकल प्लेजर है वही सच है, और एक ही तरह का प्लेजर होता है। ये बिल्कुल वो वैसी बात कर रहा है जैसा कौन कर रहा है? चारवाक। बेंथम। और बेंथम। चारवाक, चारवाक। चारवाक भी, बट अभी कुछ ने बेंथम बोला था इसलिए मैं याद जी। बता रहा हूँ। बेंथम, बेंथम भी प्लेजर में कोई डिवीजन नहीं करता। बस ये फर्क है, दोनों हेडोनिस्ट हैं पर दोनों में अंतर है टेम्परेंस का। तो इसलिए इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बाकी बातें तो हेडोनिस्ट वाली हैं ही। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बताओ। जी। तो 15 मिनट में बाकी दोनों को भी समझा देते हैं। बाकी क्योंकि संन्यास परंपरा से हैं, बौद्धिक हैं, उस सारी बहुत सारी बातें हम जानते ही हैं। तो रैशनल वाले जो हैं वो कौन कौन दो नाम मैंने अभी बताए थे, बताओ? सैनिक सिनिक और सैनिक। और स्टोइक। 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 तो वही देखो ध्यान से, जो सिनिक हैं क्या कह रहे हैं, इनका एक सेंटेंस लिख लो ताकि आगे याद रहे। लिखो, देयर शुड बी रिगरस कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन्स। देयर शुड बी रिगरस कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन्स। इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। मैं अभी सिनिक के बारे में बता रहा हूँ, स्टोइक के बारे में नहीं बता रहा। मैंने ये जरूर बताया है कि दोनों रैशनलिस्ट हैं बट दोनों में फर्क है।
और इसका क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, इतने सारे फिलोसफर्स हैं ग्रीक में, फिर इन दोनों का ही क्यों लिया मैंने, उसकी वजह है, बहुत जगह इस्तेमाल आप कर पाएंगे। तो सिनिक कौन है, क्या कहना चाह रहे हैं, इनका कोर क्या है, इनकी फिलॉसफी का कोर क्या है? कि सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनको हमें बहुत ही कंट्रोल करना होता है, नॉट कंट्रोल ओनली, रिगरस कैसा, कंट्रोल। रिग्रेस रिग्रेस, कंट्रोल। इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए, कि ये बिल्कुल खुले घोड़े की तरह हैं, जरूरी है कि इनके ऊपर नकेल कसा जाए। ये कुछ प्लेटो के व्यू की तरह हैं, प्लेटो का मत भी है, विवेक द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही सद्गुण है, बताया था ना प्लेटो ने। जी। तभी तो कह रहा था फिलोसफर किंग, फिलोसफर किंग क्या कर रहे थे, वो अपने विजडम के थ्रू अपने सेंस ऑर्गन्स पर को कंट्रोल कर रहे थे। और अगर इसका मैं विकास करता हूं तो मैं एक सद्गुण का विकास कर रहा हूं, मैं एक वर्चू का विकास कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू प्लेटो। सही बात है, आप समझ गए? जी। और ऐसा कौन कर सकता है, ये ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो ज्ञानी हो, जो नॉलेज हो जिसके अंदर। वही सुकरात वाली बात, सोक्रेटिस का प्रभाव यहाँ देख सकते हैं हमें, समझ रहे हैं क्या आप लोग? जी। तो सोक्रेटिस की तरह ही, सोक्रेटिस की परंपरा की तरह ये भी कह रहा है कि लाइफ में अगर ट्रुथ तक पहुंचना है, जीवन में अगर सत्य जानना है, सत्य एवं ज्ञान का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये तब, इसके बिना आप जीवन जी नहीं सकते, क्योंकि जीवन जीने का मतलब है रिगरस कंट्रोल ओवर योर सेंस ऑर्गन्स, दैट इज सिनिक। इसीलिए मैंने कहा था भारत में एक संन्यास परंपरा हम देखेंगे, संन्यास मार्ग देखेंगे, उसकी झलक हम देख सकते हैं सिनिक्स में। दैट्स इट, समझ में आया? जी। सब लोग पूछ बताओ भाई। सर गांधी से कैसे यस सर। डिफरेंट हो? गांधी से बहुत मिलता जुलता है, गांधी से भी मिलता जुलता है, बस इसमें अंतर ये कर सकते हैं गांधी से कि ये जो गांधी वो अंतरात्मा की बात कह रहे हैं, उसकी जगह ये विवेक की बात कर रहे हैं, नॉलेज और विजडम की बात कर रहे हैं, जो सोक्रेटिस कर रहा है। तो बहुत मिलता जुलता है, अगर अंतर करना हो तो खाली इतनी जी। बात कर सकते हैं, ठीक है। असल में ये लोग ये मान के चलते हैं कि ऐसा हर कोई नहीं कर पाएगा, कुछ लोगों के अंदर ये वाली क्वालिटी ज्यादा होती है, वही कर पाएगा। गांधी ऐसा कुछ नहीं कहते, गांधी कहते हैं कि ये कोई भी कर सकता है ना, जो आत्मनियंत्रण और वो सब आता सेल्फ कहाँ से कंट्रोल। है, हाँ वो सब वो कोई भी कर सकता है, ये कह रहा है कि ज्ञानी, बस इतना अंतर है। ओके, क्या बात समझ में आ गई? जी। यस सर। अब सुनो, बहुत रिग्रेस बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और वो है स्टोइक। ये हम कितनी ही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां भी नेचर से रिलेटेड कोई बात हो, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, वो है स्टोइक। कोई कुछ बीच में बोल रहा था, मैं सुन नहीं पाया, बताओ। गांधी सर संन्यास मार्ग की बात तो नहीं कर रहे हैं, गांधी तो बेसिकली कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ये रिगरस कंट्रोल की बात कर रहे हैं, इतना डिफरेंस तो ये हो सकता है, राइट? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। तो स्टोइक, स्टोइक जैसा कि मैंने अभी बताया, हम इनका इस्तेमाल बहुत जगह कर सकते हैं, खाली एक पासिंग रेफरेंस के तौर पर। तो हो सकता है पीसीएस में आपको लिखने को आ जाए स्टोइक पर, यूपीएससी में चांसेस तो नहीं है कि सीधे स्टोइक लिखने को आ जाए, बट इसका इस्तेमाल आप बहुत जगह कर सकते हैं। कौन है ये स्टोइक, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। इनका कहना है कि जो नेचर का जो पूरा सर्किल है, प्रकृति का जो चक्र है, उसके अनुसार जीवन जीना उचित है। व्हाट इज मॉरल, व्हाट इज एथिकल, इसका जवाब है अकॉर्डिंग टू नेचर। तो कोर में है नेचर, प्रकृति के चक्र के अनुसार जीना एक मॉरल लाइफ जीना है। जो कार्य, जो भी वर्क इस नेचर के सर्किल, प्रकृति के चक्र के अनुरूप नहीं है, वही नैतिक नहीं है। तो नैतिक क्या है फिर, जो कैसा हो, नेचर सर्कल के अकॉर्डिंग।
ये कह रहे हैं कि मानव में जो ह्यूमन है वो नेचर को वो तोड़ नहीं सकता है। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी पता नहीं कैसे समझ बन गई कि हम नेचर को बचाएंगे, प्रोटेक्ट योर अर्थ। अरे भैया, बाढ़ तूफान कुछ भी आ जाएगा, उसमें नेचर तो सब कुछ नेचर है। नुकसान अगर होगा तो नेचर का कोई नुकसान नहीं है कि बाढ़ आ गई या भूस्खलन हो गया या कुछ भी जिसको भी हम कहते हैं डिजास्टर। वो क्या नेचर के लिए डिजास्टर है? वो नहीं। नेचुरल डिजास्टर है वो? नहीं। नेचर तो हर रूप में नेचर ही है वो। हाँ, वो डिजास्टर वो हमारे लिए है। तो ये कह रहे हैं, ये वर्ग कहता है, ये फिलॉसफी कहती है कि जो मानव है वो प्रकृति के नियमों को तोड़ नहीं सकता है। इसलिए बुद्धि से, रीजन से प्राकृतिक नियमों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उन्हीं नियमों के अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। अगर हम प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो हम एक मॉरल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति के नियम को तोड़ नहीं सकते, हम खुद को ही तोड़ सकते हैं। और हमें लगता है कि हम प्रकृति के नियम तोड़ रहे हैं, प्रकृति के नियम टूट ही नहीं सकते। तो अच्छा ये है कि प्रकृति के नियमों को अपनी बुद्धि से समझें। इसीलिए बुद्धिवादी हैं ये, इसीलिए रैशनलिस्ट के में रखा है हमने, और इसको वैसा ही जीवन जिए। तो गुड लाइफ क्या है इनके लिए? व्हाट इज गुड लाइफ फॉर स्टोइक्स? गुड लाइफ वो है जो कष्ट रहित हो, पेनलेस लाइफ हो, वो है गुड लाइफ। बट पेनलेस कैसे होगा? ऐसा जीवन तभी जिया जा सकता है जब मानव प्रकृति के साथ टकराव को समाप्त कर ले। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जरूर से जरूर क्या लेकर आएगा? पेन। बात समझ में आ रही है? स्टोइक समझ में आ रहे हैं? कहाँ इस्तेमाल करेंगे इस ज्ञान का? एनवायरमेंटल इश्यूज। डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज में। और वो एक पासिंग रेफरेंस की तरह आप कह सकते हैं कि एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर स्टोइक्स या स्टोइक भी एथिक्स का। तो बस बाकी बात तो समझ गए। कुछ ऐसी बात हम देखेंगे स्पिनोजा कहेगा। अब स्पिनोजा कौन है बस खाली अभी नाम जान लो, पर हम आगे जानेंगे एक बहुत बड़ा आदमी है। हालांकि मैथमेटिक्स वाले शायद जानते होंगे डेकार्त, स्पिनोजा वगैरह, बट नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं, स्पिनोजा है। स्पिनोजा भी जो है, या स्पिनोजा के साथ साथ जो आज मॉडर्न इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो इस तरह की बात कहेंगे जो स्टोइक कह रहे हैं। तो बौद्धिक लोग, तो दो तरह के लोग हो सकते हैं स्टोइक के अकॉर्डिंग। हमें लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं 5 मिनट के अंदर, ध्यान से सुने। तो स्टोइक कह रहे हैं कि दो तरह के लोग जीवन जीते हैं, दो तरह से लोग जीते हैं। एक लाइफ जीने का तरीका हो गया रैशनल और एक हो गया इमोशनल। तो एक बौद्धिक तरीके से हम जी सकते हैं, दूसरा भावनात्मक तरीके से जी सकते हैं। भावनात्मक लोग होते हैं, ये बौद्धिक लोग होते हैं। क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर ये है कि ये लोग प्रकृति के नियमों को जानकर उसके अनुसार जीते हैं, और उसके अनुसार जिएंगे तो कष्ट को कम करेंगे या बढ़ाएंगे लाइफ में? बताओ। कम करेंगे सर। कम कम करें। करेंगे। दूसरे भावनात्मक लोग हैं, ये नेचर के लॉ को नहीं जानते, प्रकृति के नियम को नहीं जानते, इसीलिए क्या उठाते हैं? कष्ट कष्ट। उठाते हैं। इनके लाइफ में कष्ट होगा, या ऐसे लोग बढ़ेंगे तो सोसाइटी में कष्ट बढ़ेगा या स्टेट में कष्ट बढ़ेगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो रैशनल लोग हैं, ये जो स्टोइक कह रहे हैं, यही हैं मॉडर्न मॉडर्न इन्वायरमेंटलिस्ट या प्रकृतिवादी। इनको हम अभी नाम खाली याद कर लो, स्पिनोजा भी इनका समर्थन करता है। ये एक फिलोसफर है जिसको हम लोग बुद्धिवाद में, रैशनलिज्म में पढ़ेंगे बाद में। तो सब कुछ तय कौन करती है? प्रकृति तय करती है।
बट जब हम उससे टकराव की हालत में आते हैं तो टकराव से हम क्या पाते हैं? कष्ट. दैट इज स्टोइक. दैट्स इट फॉर टुडे. बात समझ में आ गई? कुछ भी पूछो, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ.